हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल, सबको गुड मॉर्निंग। आ जाएं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं शाजिया, आस्था आईएएस में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आ जाए आप लोग, सब लोग। गुड मॉर्निंग स्वाति, शेखर, सबको गुड मॉर्निंग। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? पहले से कैसे कंडीशन में है अभी? अमृता और क्या नाम है, अश्वनी, लकी, ओके। हाँ जी, तैयारी अब पहले से कैसी चल रही है आप लोगों की? इज इट इन गुड कंडीशन, सोसो कंडीशन और इन वर्स्ट कंडीशन? बताइए। गुड मॉर्निंग, बढ़िया, अच्छा अच्छा। चलिए, अब हिस्ट्री में तो कहीं दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे ख्याल से। ओके, चलिए अच्छी बात है। लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, और जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेहतर होगा, है ना। चलिए ओके। आज जो है, कल 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 वेट कर रहे थे क्या आप सभी के सभी? हैं, कोई नहीं, हो जाएगा आपका। देखिए अब जो है ना मेडिवल, और जो अब आज जो है, अच्छा अच्छा जी। हाँ, मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में क्या कहा था कि स्टूडेंट और जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होती है, कोऑर्डिनेशन बनता है, और वो जैसे ही सेट हो जाता है फिर चीज़ें क्या हो जाती हैं। अच्छा, चलिए आते हैं बिहार हिस्ट्री, ठीक है। धन्यवाद कि आप लोग हमारे एब्सेंस में भी ढूंढ रहे थे मुझे। खैर कोई नहीं, आज मैं आ चुकी हूँ, क्लास आपकी शुरू हो गई है। बिहार हिस्ट्री, बिहार का इतिहास। देखिए, मैंने लास्ट क्लास में ना आप लोगों को पूरा का पूरा मौखरी वंश और उत्तरगुप्त वंश मैंने पढ़ा दिया था। अच्छा, बेसब्री से, अच्छा जी, अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मैंने मतलब ये है कि शाजिया मैम अब जो पढ़ा रही हैं वो आप लोगों को क्लियर हो रहा है, ये सबसे अच्छी बात ये है। और मेन यही है कि मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट हिस्ट्री जो है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि अगर हिस्ट्री का सेक्शन आप नहीं क्लियर करेंगे स्पेशली बीपीएससी में, तो फिर इन होने की संभावना कम हो जाती है। तो आपका इतना बेहतर हो जाए कंडीशन यहाँ पर कि आप जो एकदम आइडियल कंडीशन में रहें, और 66वीं बीपीएससी क्या हो, एकदम इजीली क्रैक हो, आपसे कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, जो मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट करवा रही हूँ आप लोगों को, उससे कहीं कोई समस्या तो नहीं, यानी उससे एक आप लोगों का प्रैक्टिस तो हो रहा है ना कि हाँ किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इससे प्रैक्टिस तो हो रहा है ना आप लोगों का, है ना। मतलब मैं जानबूझ के थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आप लोगों से प्रैक्टिस करवा देती हूँ, ठीक है। हाँ, कभी कभी आप लोगों से हालचाल लेना जरूरी रहता है ना, ऐसे पूरे टाइम। मैंने सब लिखवा दिया था सारी चीजें, हाँ मैंने लिखवा दिया था गौरव आप सभी को। चलिए पहले अभी यहाँ जाते हैं, जो भी चीजें हैं लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कर्नाट वंश के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। और कुछ बच्चों को लगता है ये अर्काट वंश है, तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट कि कर्नाट और अर्काट इज टू वेरी डिफरेंट। ये क्या है, दोनों के दोनों काफी डिफरेंट है। अगर ये लग रहा है आप लोगों को कि इसमें, एक 1 सेकेंड, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ये दोनों के दोनों सेम है, तो बेसिकली दोनों में क्या है, दोनों अलग अलग हैं। हाँ जी। कल मैंने आप लोगों को कुमार गौरव का क्वेश्चन है कि मैम हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौखरी वंश। मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था, बताइए आप सभी। मैंने क्लास में पढ़ा दिया था आप सबको। मौखरी वंश का जो मैंने बताया था कि लास्ट माना जाता है कि इसके टाइम तक का ही क्या था, लास्ट शासन था, बताइए जरा कौन था। हाँ जी, बाकी सभी लोग अपने कमेंट्स लिखे इसमें। एक गौरव है, इनका क्वेश्चन है कि मैम सुचंद्र वर्मन, यस। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि एक इनका क्वेश्चन है कि मैम लास्ट रूलर कौन था, तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सुचंद्र वर्मन था, अच्छा जी। सुचंद्र वर्मन, अच्छा। अग्रह वर्मन कौन था भाई तब? भूल गए, रिवीजन नहीं करते हैं। हाँ, भाई था।
छोटा भाई। थोड़ा सा रिवीजन करिए, सुचंद्र वर्मन जो मैंने बताया था वो हो गया, और फिर आप अगर देख लें हाँ, और अगर मैंने ये भी बताया था कि उसका ज़्यादा रूल रहा था या नहीं था, तो एक बार जो है क्लास को यस थोड़ा सा क्या करिए, जो पढ़ाऊँ उसको थोड़ा सा स्पेशली ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग आते हैं कर्नाट वंश के बारे में। देखिए कर्नाट वंश के बारे में अगर बात करें ना स्टूडेंट, तो ये सॉरी ये मान लीजिए जैसे ये बिहार हो गया। आज ना थोड़ा सा स्पीड में काम करना है, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है जितने भी हैं इसके जो रेस्ट बच रहे हैं एंशियंट के, एंशियंट इन द सेंस, वो सब आज कंप्लीट कर लेना है। क्या हो गया आज? अच्छा आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना? आज पता नहीं क्या हो गया, आज ये मैप ही ठीक से नहीं बन पा रहा। रुक जाइए 1 मिनट, रुकिए। चलिए हाँ अब सही है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र बेसिकली कौन सा क्षेत्र है? ये कहलाता है मिथिला। ये कौन सा क्षेत्र है? ये कहलाता है मिथिला, ठीक है ना? ये मिथिला का क्षेत्र है। और अगर हम लोग बात करें कर्नाट वंश का, तो कर्नाट वंश कहाँ पर रूल कर रहा था? यहाँ पर कर रहा था कर्नाट वंश, ठीक है ना? कर्नाट वंश के रूल की बात अगर हम लोग करें, तो इसका अगर टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ कर्नाट वंश, यानी कर्नाट वंश का जो समय काल था, जो इसका समय अवधि थी, वो कब की थी? तो हम लोग देखते हैं क्या कि इसका टाइम पीरियड, यानी कि जो पाल डायनेस्टीज है, ऐप पर क्या कह रहे हैं दीप्ति, क्या कह रही हैं? गुड मॉर्निंग। मैं ऐप पर डे पढ़ने आए करिए प्लीज। डे पढ़ने आए मतलब नहीं समझ पाई मैं। दीप्ति प्लीज आप जरा बताएंगी क्वेश्चन आप क्या कर रही हैं? हाँ जी दीप्ति प्लीज मुझे बताएंगी क्या क्वेश्चन कर रही हैं? इसके फाउंडर की बात करें, इसका फाउंडर का नाम था नान्यदेव। क्या नाम था? नान्यदेव। इसके फाउंडर का नाम क्या था? नान्यदेव। ये कह रही हैं, अच्छा अच्छा ये कह रही हैं डेली पढ़ाने आइए। ओके ओके। नहीं वैसे तो देखिए अभी तो रेगुलर ही था, बट सम टाइम क्या होता है, कुछ हमारे भी कभी कभी कुछ समस्या आ जाती है, दैट्स वाई कभी कभी क्या होता है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा समझना, ये देखिए ये मिथिलांचल वाला क्षेत्र है, ये आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कि ये दरभंगा मधुबनी। अगर आप लोग मैप देखेंगे तो इस मैप में आपको दिखेगा पूरा का पूरा क्या, ये पूरा बेल्ट ही क्या कहलाता है बेसिकली अभी के टाइम पे, राइट नाउ दिस बेल्ट इज ऑल्सो नोन एज मिथिलांचल। ये जो बेल्ट है जिसके बारे में बात करें, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपको मिथिला का क्षेत्र कहलाता है। हाँ हाँ मैं समझ गई, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मिथिला का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि एक वंश जो क्षेत्रीय राजवंश जो यहाँ पर डेवलप हुआ था, जो बना था, वो कौन सा यहाँ क्षेत्रीय वंश था? तो देखिए इस क्षेत्रीय राजवंश का नाम था कर्नाट वंश। कुछ बच्चे कहते हैं मैम ये अर्काट वंश नहीं है, अर्काट वंश नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्पेशली बिहार में जो क्षेत्रीय राजवंश जो मिथिला के क्षेत्र में डेवलप हुआ था, दैट इज नोन एज कर्नाट वंश। ये कर्नाट वंश था। 1097 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। फाउंडर कौन था इसका? नान्यदेव। नाम था इसका क्या? नान्यदेव। इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है ना? तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, चलिए इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो था, यानी कि नान्यदेव के बारे में अगर हम लोग बात करें, हाँ हाँ विष्णु मैं समझ गई हूँ कि ये क्या कह रही हैं। नान्यदेव के अगर बारे में बात करें तो इसने क्या किया था और हाँ चूंकि देखिए ये वाला जो बेल्ट है ना, यहाँ से क्या कौन सा एरिया लगता है? यहाँ से लगता है नेपाल का एरिया। कौन सा एरिया लगता है? नेपाल का। तो ये जो ऐसे शासक थे जिनके क्षेत्र में हम क्या देखते हैं, नेपाल भी इनके अधीन था। क्या था? नेपाल इनके अधीन था, इनके अधीन था, ठीक है ना? नेपाल क्या था? इनके अधीन था। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि इसने कर्नाट कुलभूषण की क्या की थी? उपाधि ली थी। टाइटल जो से मैंने आपको बताया भी था कि एक टाइटल लेने का एक ट्रेंड चला था गुप्ता के बाद, तो बहुत सारे शासकों ने क्या किया था? उसे फॉलो किया था और उन लोगों ने अपने नाम में क्या की थी? उपाधि लेने की शुरुआत की थी। तो जो नान्यदेव है, ये रहा नान्यदेव। तो इसने कौन सी उपाधि ली थी? उपाधि इन द सेंस टाइटल कौन सी ली थी? तो देखिए इसने लिया था टाइटल कर्नाट कुलभूषण की उपाधि ली थी।
कर्नाट कुलभूषण की उपाधि ली थी। किसने ली थी? नान्यदेव ने कर्नाटक कुल की उपाधि ली थी। इट मीन्स कि नान्यदेव owned the title of कर्नाटक कुलभूषण। कर्नाटक कुलभूषण कौन सा टाइटल लिया था इसने? कर्नाटक कुलभूषण का टाइटल लिया था। तो ये ध्यान रखना है। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? देखिए आज थोड़ा सा वर्क ज़्यादा है और हाँ ये चीज़ मत कहिएगा मैम स्पीड में पढ़ा दी, क्योंकि क्या है ना कि अब हम लोग का जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन जो है स्पेशली बिहार के कंटेक्स्ट में, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मेडिवल में बिहार के इतिहास में बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो मेन क्या है कि इसके बाद आप लोगों का जो आधुनिक स्पेशल जो है आपका बिहार का जो इतिहास है, जहाँ से खूब सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। वैसे तो देखिए 2 सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो आपका एंशिएंट और दूसरा आपका मॉडर्न। तो इसलिए एंशिएंट पूरा मैंने आपको ढंग से पढ़ा दिया है, ये कहीं समस्या ना आए। बाकी तो चीज़ें मेडिवल में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो इतना ईजी है कि वो बहुत ईजिली समझिए निकल जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसे पहले नोट कर लीजिए। कर्नाट कोई भी स्टूडेंट अगर लग रहा होगा यार काट है, ये कर्नाट वंश है, मिथिला के थे ये, ठीक है ना। पता नहीं आप लोगों ने जो दरभंगा यानी कि ये जो क्षेत्र है मिथिला वाला, तो यहाँ का जो मेन एरिया अगर हम लोग बात करें तो वो पड़ता है दरभंगा। आप लोगों ने सुना भी होगा मिथिलांचल का जो एक तरह से संस्कृति, इस क्षेत्र की जो विशेषता ये है कि इसकी संस्कृति जो है ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा। जैसे मधुबनी पेंटिंग्स आपने सुना होगा, ये कहाँ पर बनाई जाती है? यहीं पर बनाई जाती है। अच्छा चलिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, मंजूषा पेंटिंग कहाँ बनाई जाती है? एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से। कुछ चीज़ें ना बिहार के कंटेक्स्ट में कल्चर को भी ध्यान में रखिएगा। मंजूषा पेंटिंग बिहार के किस क्षेत्र में बनाई जाती है? बताएंगे ज़रा आप सब। मंजूषा पेंटिंग, चलिए मैं ना आप लोगों को ऑप्शन भी दे रही हूँ। भागलपुर में, मधुबनी में, हाँ भागलपुर में, मधुबनी में और मोतिहारी में, या फिर गया क्षेत्र में। मंजूषा पेंटिंग मेरा क्वेश्चन ये है कि कहाँ पर? भागलपुर। हाँ ध्यान रखिएगा ये चीज नहीं, मधुबनी नहीं है दीप्ति, मधुबनी पेंटिंग बिल्कुल अलग है, ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि बिहार के कल्चर के कंटेक्स्ट में ये बातें हैं। मंजूषा पेंटिंग जो है ना वो स्पेशल हम क्या देखते हैं, वो भागलपुर के क्षेत्र में बनाया जाता है। एक क्वेश्चन और है, ध्यान से सुनिएगा। सर्प पेंटिंग के नाम से फेमस पेंटिंग बिहार के किस क्षेत्र में बनाई जाती है? सर्प पेंटिंग, ध्यान रखिएगा। सर्प इन द सेंस उसमें स्नेक बना होता है, ज्यादातर उसके मोटिव्स जो होते हैं वो स्नेक बना होता है। तो आप बताइएगा मुझे कि सर्प पेंटिंग के नाम से कौन सा पेंटिंग जो है जाना जाता है? बताइए। सर्प पेंटिंग एक कल्चर का क्वेश्चन है ये बिहार के कंटेक्स्ट में। सर्प पेंटिंग के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, या कौन सी पेंटिंग जानी जाती है? अच्छा सत्यम कह रहे हैं मेरा सिटी है, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी बताइए। क्या हुआ, कोई नहीं बता पाए हैं? मेरा क्वेश्चन नहीं सुना आप लोगों ने। मेरा क्वेश्चन ये है कि स्नेक पेंटिंग के नाम से कौन सा पेंटिंग काफी फेमस है बिहार का? स्नेक पेंटिंग। अच्छा ऑप्शन दूं? चलिए ऑप्शन में सुन लीजिएगा। आपका पहला ऑप्शन हो गया आपको मधुबनी पेंटिंग, दूसरा हो गया आपको मंजूषा पेंटिंग, तीसरा हो गया आपको जादू पटिया उसका पेंटिंग का नाम है, ठीक है। चौथा हो गया आपको फड़ पेंटिंग। बताइए। हाँ जादू पटिया, बताइए। हाँ जी क्या हुआ, मैंने जो पूछा नहीं आंसर पता चल पा रहा है? स्नेक पेंटिंग के नाम से कौन सा पेंटिंग बिहार का जाना जाता है? यस यस बिल्कुल सही, गौतम ने बिल्कुल सही बताया है। ध्यान रखिएगा बिहार का मंजूषा पेंटिंग जो है, जो मंजूषा, इसको कई जगह मंजूषा भी लिखते हैं, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। मंजूषा जो पेंटिंग है इसको सर्प पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये क्यों जाना जाता है, कभी इस पेंटिंग को देखिएगा, अगर आज मौका मिले तो एक बार देख लीजिएगा। इसमें ज्यादातर जो थीम्स में ना सांप बने होते हैं आसपास में, दैट्स वाई इसको कहा जाता है सर्प पेंटिंग भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए हम लोग आते हैं, नान्यदेव का पुत्र था गंगदेव। बीच बीच में थोड़ी सी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या है कहाँ पर है, ठीक है ना, कि क्या है कहाँ पर है। नान्यदेव की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो पुत्र था, यानी इसका पुत्र कौन था? गंगदेव। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? सिमरावगढ़।
सिमरावगढ़, ठीक है ना। इसने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? सिमरावगढ़, सिमरावगढ़, ठीक है। नान्यदेव का पुत्र था गंगदेव। ये माना जाता है कि यह इस वंश का मतलब शक्तिशाली शासक था। शक्तिशाली इन द सेंस कि देखिए ऐसा नहीं था कि बहुत मारधाड़ करने की जरूरत है। कुछ शासक ऐसे भी होते हैं जो दिमागी रूप से क्या होते हैं, काफी स्ट्रांग होते हैं और अपना क्षेत्र का विस्तार दिमाग लगा के भी करते हैं। इस वंश का शक्तिशाली शासक था। इट मीन्स ही वॉज पॉपुलर रूलर ऑफ कहां का था ये? इसका कर्नाट डायनेस्टी। देखिए सबका एकदम नहीं ध्यान रखना है कि एक एक लोग के नाम याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल बस वही ध्यान रखना है आप लोगों को। चंपानगर में मैम में भी मंजूषा पेंटिंग, हाँ जिन लोगों ने भी मंजूषा बताया बिल्कुल सही है। सर्प पेंटिंग के नाम से मंजूषा पेंटिंग भी जाना जाता है। ये सब कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग बिहार जो आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखिए अब बात आता है कि बख्तियार खिलजी का जब अटैक हुआ था, जैसा आप जानते हैं कि बिहार में तुर्कों के आगमन की अगर बात करें तो बख्तियार खिलजी से स्टार्टिंग होती है, ठीक है ना। कब से स्टार्टिंग होती है? बख्तियार खिलजी से स्टार्टिंग होती है बिहार में तुर्कों की, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि तुर्कों का आगमन, यानी कि समझिए ये तो यहाँ पर हो गए आपको मान लीजिए ये जैसे हमारे बिहार के, ठीक है, ये हो गए हमारे कि इस क्षेत्र में कौन है, ऑलरेडी यहाँ पर कर्नाट वंश रूल कर रहा है, ठीक है। तब तक में हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि जो बख्तियार खिलजी है यानी कि उसका यहाँ पर क्या होता है, एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? बख्तियार खिलजी की, ठीक है ना। बख्तियार खिलजी की क्या होती है? यहाँ पर एंट्री होती है। तो जब ये एंट्री होती है तो ये बेसिकली इस क्षेत्र में आया ही था, यानी इसके बारे में बात करें तो ये आया ही था यहाँ पर क्या कि अपना साम्राज्य विस्तार हम कर सके। तो जब ये यहाँ इस समय पहुंचा, ठीक है ना, जब ये यहाँ पर पहुंचा, अच्छा, वाह सत्यम जी ने देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे दिया है कि नाथनगर में विषहरी पूजा होता है, उसी के कंटेक्स्ट में होता है मैम। धन्यवाद सत्यम। हाँ बिल्कुल सही जो भी मतलब इंफॉर्मेशन अपने रिगार्डिंग आप लोग दे रहे हैं, बहुत सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं क्या? सिमरावगढ़ में रहता था। देखिए अगर कोई राजधानी बना रहा है अपनी सिमरावगढ़, दरभंगा का, इनफैक्ट बहुत दिन तक दरभंगा महाराज का, हाँ मनीला, सिमरावगढ़ अगर कोई कैपिटल बनाएगा तो कैपिटल में नहीं रहेगा क्या? आप खुद बताइए। तो कैपिटल इसलिए होती है ना कि वहां पे मेन शासक क्या होता है, वहां पर रहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम क्या देखते हैं कि जब बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ था, कर्नाट वंश के रिगार्डिंग कौन से क्वेश्चन आते हैं कि जब बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ था, इस समय बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ था तो इस समय बिहार में किसका शासन था? तो हम क्या देखते हैं जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ बिहार पर, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि बख्तियार खिलजी का जब आक्रमण हुआ बिहार पर तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि इस समय कौन था? इस समय कर्नाट वंश का शासक था, कर्नाट वंश का शासक। क्वेश्चन आप लोगों का क्या है इसके रिगार्डिंग? हाँ इसके रिगार्डिंग क्या है क्वेश्चन आप लोगों के? कुछ क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। जैसे कि जब ये इसका अटैक हुआ था तो इस समय कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो नरसिंह देव। ये ध्यान रख लीजिएगा, बाकियों के बेशक आप नाम भूल जाइए, नरसिंह देव का नाम मत भूलिएगा, ठीक है। नरसिंह देव का नाम आपको भूलना नहीं है। It means when Bakhtiyar Khilji attacked on Bihar at that time period, Narsingh Dev was the ruler of Karnat dynasty. Narsingh Dev क्या था उस समय पे? कर्नाट वंश का शासक था, ठीक है। नरसिंह वंश का कौन था उस टाइम पे? कर्नाट वंश का शासक क्या था उस समय पे? रूलर था। जब ये अटैक कर रहा था यहाँ पर, जब इसने यहाँ पर अटैक किया तो उस समय यहाँ पर कौन था? उस समय पर यहाँ पर कौन आता है? तो हम देखते हैं कि उस समय कर्नाट वंश जो है वो यहाँ पर क्या थे, ठीक है।
नेपाल से देखिए अभी भी आप लोगों ने मधेशिया वाला प्रॉब्लम सुना था, जो आज पिछले साल काफी ज्यादा हो हल्ला रहा था मधेशिया वाले समस्या को लेकर के। हाँ, न मधेशिया वाले समस्या को लेकर के काफी क्या हुआ था, हो हल्ला हुआ था। और यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए आप लोग का ये भी बनता है कि जब बख्तियार खिलजी ने क्या इस पर आक्रमण किया, यानी इसने अटैक किया या नहीं किया, तो इसने क्या किया था, इसने नरसिंह देव ने इसे क्या किया, गिफ्ट भेंट किया या नजराना दिया, जिससे क्या हो गया, ये शांत हो गया। नजराना देकर के क्या किया, इसे शांत कर दिया। नजराना इन द सेंस कि मैं आपको भेंट दूंगा, आप बस हमारे ऊपर आक्रमण ना करें। नजराना का मतलब ही हो जाता है गिफ्ट किसी भी प्रकार का, ठीक है ना, गिफ्ट देना। तो ठीक है, एक तरह से हो गया नतमस्तक हो जाना, इस बात को मान लीजिए, गिफ्ट का मतलब ही हो गया कि नतमस्तक हो जाना। तो बख्तियार खिलजी जो है, जब इसने अटैक किया तो यहाँ का शासक कौन था, यहाँ का शासक था नरसिंह देव, और नरसिंह देव के सब पे अटैक नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि इसने नजराना दे दिया था किसे, बख्तियार खिलजी को, ठीक है ना, इसने क्या किया था, बख्तियार खिलजी को नजराना दे दिया था। ये चीज थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। अच्छा, तिरहुत का क्षेत्र जानते हैं आप लोग? चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तिरहुत का क्षेत्र जानते हैं आप लोग? तिरहुत, तिरहुत, ठीक है ना, और दरभंगा, तिरहुत और दरभंगा, ये दोनों हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो ये देखिए, ये मिथिलांचल वाला क्षेत्र हो गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वैशाली होता है और यहाँ पर मुजफ्फरपुर। तो ये जो एरिया है ना, ये मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, ये सब मिला के कहलाते हैं क्या आपको, तिरहुत का क्षेत्र। तिरहुत इसे ही कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तिरहुत। और ये हो गया आपको दरभंगा, ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं कि इस समय पर, यानी कि जो आपको नरसिंह देव जो है उसके क्षेत्र में नजराने में क्या दिया जाएगा, सोना चांदी क्या दे सकते हैं आप, यही देंगे ना, जो महंगे गिफ्ट्स होंगे। सस्ते में कोई निपट जाएगा क्या है? उसको चाय पिलाइएगा कि क्या हो तुमको हम चाय पिलाते हैं, ये गिफ्ट हो गया हमारी तरफ से। ग्रहवर्मन तो मैंने बताया ही था आप लोगों को, अमृता, मैंने ग्रहवर्मन, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये दोनों के दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं। सुचंद्र वर्मन जो है उसका शासन दिखाई दे रहा है, ग्रहवर्मन का जो है, तो उसमें कोई समस्या की बात नहीं है, उसमें कोई समस्या, क्योंकि इन दोनों की रिगार्डिंग बहुत ज्यादा एविडेंसेस नहीं है, बस ये पता कि ये दोनों पैरेलल चल रहे थे, ठीक है अमृता। चलिए इसमें हम लोग आते हैं क्या, तो हम लोग बात करें कि नरसिंह देव के क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता था, नरसिंह देव, हाँ, कि इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता था, तो पूरा का पूरा कौन सा हम देख रहे हैं, दरभंगा और तिरहुत का क्षेत्र आता था, ठीक है ना, दरभंगा और तिरहुत का क्षेत्र आता था। ये थोड़ा सा क्या करना है आपको, ध्यान रखना है, ये क्या करना है आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए इसके अगर टाइम पीरियड को लेकर के अगर कंफ्यूजन आप लोगों को हो रहा है तो इसका ध्यान रखना। देखिए 1097 से लेकर के, चूंकि मैंने बताया कि इसने क्या किया था, 1097 से लेकर के 1325 जो है ये किसका टाइम पीरियड है, ये कर्नाट वंश का पूरा ओवरऑल टाइम पीरियड है। 1097 मीन्स एस्टैब्लिश होने लग गया था, ठीक है ना, स्टैब्लिश होने लग गया था। तो ये थोड़ा सा क्या करना है आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर आ जाइए, इसके बारे में, ये तो हो गया 1097। अब अगर बात कर रहे हैं कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण, इस समय पर हम क्या देख रहे हैं कि इसका अटैक होना शुरू होता है, ठीक है, इसका अटैक होना हम लोग क्या देखते हैं, यहां से होना शुरू हो जाता है। बख्तियार खिलजी के बारे में अगर बात करें तो इसका अटैक होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। 1197-98 जो है ये बख्तियार खिलजी का टाइम पीरियड है, ठीक है, ये बख्तियार खिलजी का टाइम पीरियड है, ये बख्तियार खिलजी का टाइम पीरियड, जब ये क्या करता है, यहाँ पर बिहार में स्पेशली क्या करने लगता है, आक्रमण करता है।
आक्रमण करता है। देखिए इनका टाइम पीरियड हम बता ही रहे हैं कि ये कहाँ तक जा रहा है, 1325 तक जा रहा है। तो इनके बारे में देखिए क्या कहा मैंने कि ये इन लोगों ने एज अ आप हिस्टोरिकल एविडेंस के बारे में बात करेंगे कि मैम इन लोगों के बारे में, हाँ, कि इन लोगों के बारे में कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है, तो ये हिस्टोरिकल एविडेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। दैट्स वाई हमारे पास क्या है, थोड़ा सा अभाव है। अभाव इन द सेंस कि कुछ क्या है हमारे ऊपर अभाव बना हुआ है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाता है। ठीक है, इसी वजह से हम क्या देखते हैं, बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाता है। इसके बारे में देखिए बहुत ज़्यादा ना तो क्वेश्चन आते हैं, अर्काट के बारे में अगर आप बात करें कि बहुत ज़्यादा ना तो क्वेश्चन आते हैं, ना ही इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है। अब आते हैं, इसका ही एक शासक है, यानी कर्नाट वंश का ही एक शासक है। इसका नाम क्या था, कर्नाट वंश का एक शासक था। फटाफट कर लीजिए, इसे क्या था, इसका नाम था राम सिंह। क्या नाम था इसका, राम सिंह। ठीक है ना, कर्नाट वंश का ही एक शासक था, इसका नाम था राम सिंह। इसका नाम क्या था, इसका नाम था राम सिंह। ये कर्नाट वंश का ही था। और इसके टाइम पीरियड पे तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि इनकी हायरार्की कोई ऐसी नहीं कि कोई किताब में है। तो इसके टाइम पीरियड पर आक्रमण हुआ था, आपको ध्यान रखना है कि इसके टाइम पीरियड पर आक्रमण हुआ था किसका, तुगरिल तुगन का। यानी बाहरी जो आक्रमणकारी हैं वो बार बार क्या कर रहे थे, अटैक कर। तुगरिल तुगन का क्या हुआ था, अटैक हुआ था। तुगरिल तुगन का क्या हुआ था, अटैक हुआ था। कहां पर हुआ था, इसके समय पर, राम सिंह के समय पर। हम देखते हैं क्या कि ये भी ये नहीं कि ये इसमें सक्सेसफुल रहा। इसमें एक तरह से हम क्या देखते हैं कि इसमें इसे, हाँ, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ये चीज आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। हाँ, ये चीज ध्यान रखना है। अब पूछेगा कि मैम अब ये कौन था, ये भी तुर्क आक्रमणकारी था। ये भी कौन था, तुर्क आक्रमणकारी था। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन था, हाँ, ये भी क्या था, ये भी टर्किश अटैकर था। ये था कौन, ही वॉज टर्किश अटैकर। टर्किश अटैकर का मतलब हो गया। अच्छा, एक चीज और है, सिर्फ तुर्क के क्षेत्र के रहने वाले लोग तुर्की नहीं कहलाते थे, तो पूरा का पूरा जो सेंट्रल एशिया हो गया, जैसे मान लीजिए ये हो गया तुर्की हो गया, कि आप कहिएगा कि मैम ये जो टर्की के लोग हैं यही तुर्क आक्रमणकारी थे, नहीं। इसके बीच के जो क्षेत्र है पूरा सेंट्रल एशिया में क्या हो चुके थे, ये फैल चुके थे, तो इन्हें बोला जाता था तुर्क। टर्किश यही कहलाते थे। ठीक है ना, अभी के टाइम पे राइट नाउ जो लोग टर्की में रहते हैं उन्हें कहा जाता है टर्किश, अभी के बारे में बात करें। लेकिन उस टाइम पे क्या था, जो लोग मध्य एशिया में रह रहे थे, यानी यहाँ से जो लोग, जो बर्बर लोग, जो लोग इस्लाम अपना चुके थे, धीरे धीरे उन्हीं सबको क्या कहा जाने लगा था, तुर्क कहा जाने लगा था। वो जो बर्बर थे, जो बारबेरियन ट्राइबल्स हुए, और उन लोगों ने जो इस्लाम धर्म अडॉप्ट किया और बाद में वही क्या कहलाने लगे, तुर्क कहलाने लगे। तो ये पूरा का पूरा बेल्ट मैं आपको बता देती हूँ, ये पूरा का पूरा बेल्ट कैसा था, ये जिसको कह सकते हैं खाना बदोश हो गया या चारगाह प्रवृत्ति का हो गया। तो इन लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर ये लोग जो कन्वर्टेड होने लगे, इस्लाम धर्म को अपनाने लगे, तो ये लोग क्या होने लगे थे, ये किस नाम से जाने जाते थे, ये सभी के सभी तुर्क कहलाते थे। ठीक है, ये सभी के सभी तुर्क कहलाते थे। तो चलिए हम लोग आते हैं, तो कर्नाट वंश जो है, राम सिंह के समय पे तुगरिल तुगन का क्या हुआ था, अटैक हुआ था। इस टाइम पीरियड पे तुगरिल तुगन का हम क्या देखते हैं, यहाँ पर अटैक हुआ था। और इसके बारे में पता कहाँ चलता है, एक तिब्बती यात्री था धर्म स्वामी, उसने ही इसके बारे में क्या किया है, बताया है। धर्म स्वामी, ये कौन था, ये तिब्बती। ठीक है ना, उस टाइम पे चूंकि चाइना के, तिब्बत के लोग काफी लोग आते रहते थे यहाँ पे बिहार में, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो धर्म स्वामीन है, ये क्या था, ये तिब्बती यात्री था। इट मीन्स कि ही वॉज तिब्बतियन ट्रेवलर, और इसने क्या किया है, इसके बारे में बताया है। ही वॉज तिब्बतियन, यानी तिब्बतियन ट्रेवलर। ये कौन था, तिब्बतियन का ट्रेवलर था, और इसने क्या किया है, इसके बारे में बताया। अब एक बार ना ध्यान से सुन लीजिए इसके बारे में, कर्नाट वंश के, वो यहाँ पे अब थोड़ा सा क्या करेंगे, आप समअप करना है इसमें। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, ये तो चल रहा था कर्नाट वंश के बारे में, फिर से मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ अगर आप लोग को नहीं क्लियर हुआ होगा कि हम लोग क्या देखते हैं, नान्यदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना की, टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक इनका जाता है। इनके बेटे में गंगदेव जो है ये काफी मतलब माना जाता है कि स्ट्रॉन्ग शासक था या पॉपुलर शासक था। उसके बाद आते हैं कि जब बख्तियार खिलजी ने जब अटैक किया था उस समय यहाँ का शासक कौन था, तो उस समय का शासक था नरसिंह देव, और इसने क्या किया था, वॉर नहीं होने दिया था। कारण क्या था कि उसने नजराना और भेंट दे दिया, जिससे क्या हो गया, युद्ध टल गया था, युद्ध नहीं हुआ था। अब आते हैं हम लोग क्या कि इस टाइम पर एक शासक और है, यानी कि यहाँ पर कब तुर्कों की सत्ता स्थापित हुई। हर जगह यही होता है ना कि कब, जैसे ब्रिटिशर्स हैं वो कैसे उन्होंने अपने क्षेत्र में से लिया, ये चीज देखी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर आ गए, अब बात करते हैं कि यहाँ पर यानी कि जो तुर्क शासक, अगर हम लोग बात करें तुर्क शासक, और यहाँ पर बात करें कि कर्नाट वंश, कर्नाट वंश का शासक, वंश का शासक, ठीक है ना। तो यहां हम लोग क्या देखते हैं, तुर्क शासक जब बात करेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है ना। तुर्क शासक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक है। तुर्क शासक की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन है, ये हो गया गयासुद्दीन तुगलक। और यहाँ पर जो कर्नाट वंश की अगर हम लोग बात करें कि इस टाइम पर इसके जो पैरेलल में कौन सा शासक चल रहा था इस समय पे, तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, हरि सिंह, ये यहाँ का शासक था, हरि सिंह, ठीक है ना। हरि सिंह ये यहाँ का क्या था, शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने इसे क्या किया, पराजित किया, पराजित इन द सेंस इसे डिफीट किया, डिफीटेड, ठीक है। ही डिफीटेड हरि सिंह, हरि सिंह को पराजित किया। अब ये हरि सिंह जो है यहाँ से क्या हो गया, भाग गया, भाग गया इन द सेंस ये कहाँ चला गया, ये चले गए नेपाल, ये कहाँ चले गए, नेपाल, ये कहाँ चले गए, यहाँ से एक तरह से पलायित कह सकते हैं या पलायन कर गए, ये पलायन कर गए, माइग्रेट कर गए, कहाँ चले गए, नेपाल चले गए। अब देखिए कहा जाता है ना कि नेपाल में बहुत सारा कल्चर बिहार का ही मैच करता है, यानी मिलता जुलता है। तो कारण क्या था, मिथिला के कुछ जो शासक थे वो कहाँ चले गए थे, नेपाल चले गए थे। तो ये कहाँ चले गए, नेपाल। तो यहाँ पर यानी कि नेपाल में जो बिहार की संस्कृति है स्पेशल, उसका हम देखते हैं, बिहार की संस्कृति का प्रसार होता है। कहाँ, किसके जाने के कारण, हरि सिंह के कारण बिहार की संस्कृति का प्रसार होता है, ठीक है ना, प्रसार होता है। अब इसके प्रमाण के तौर पर अगर हम लोग देखें, ठीक है, इसके अगर हम लोग प्रमाण के तौर पर देखें कि वहां पर जाने का, यानी इसके जाने से क्या वहां पे फर्क पड़ा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पर जब ये गए यहाँ पर तो एक देवी है तलेजू नामक देवी पूजा की इन्होंने क्या की थी, शुरुआत की थी वहां पे, तलेजू नामक देवी पूजा, देवी पूजा की शुरुआत की थी, देवी पूजा की शुरुआत की थी। किसने, किसके द्वारा करवाया गया था, ये करवाया गया है किसके द्वारा, तो याद रखिएगा ये हरि सिंह के द्वारा। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ बिहार की संस्कृति वहां पर चली गई और साथ के साथ वहां पे उन्होंने क्या किया, तलेजू नामक एक देवी की इन्होंने पूजा वहां पर क्या की, शुरुआत करवाई, ठीक है। ठीक है, अब मान लीजिए जब ये चले गए तो यहाँ पर यानी जो कर्नाट क्षेत्र है, यानी स्पेशली जो मिथिला का जो क्षेत्र था, तो वहां पर कौन था भाई, मिथिला के क्षेत्र में फिर कौन शासक बना, तो गयासुद्दीन तुगलक ने ही क्या किया था, अहमद नाम के एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाया, अहमद नाम के व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाया, अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, नियुक्त किया। इट मीन्स कि गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था, मतलब ही डिप्यूटेड अहमद एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिम, यानी कि इसके रिप्रेजेंटेटर के तौर पर अगर हम लोग बात करें, इसके रिप्रेजेंटेटर के तौर पर कौन था, यहाँ पर हम देखते हैं अहमद। लोकल अथॉरिटी की अगर हम लोग बात करें, इसको एक तरह से यहाँ का जो ये लोकल अथॉरिटी के तौर पर इसने क्या किया यहाँ पर, क्योंकि खाली नहीं रख सकते ना सत्ता, तो तुर्क शासक, ध्यान रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक जो है जब इसने अटैक किया था तो हरि सिंह क्या हुआ था, यहाँ पर पराजित हुआ था,
हाँ, हरि सिंह, ये देख लीजिए ना, यहाँ पे रहा हरि सिंह। शासक कौन है इस समय कर्नाट वंश का? हरि सिंह है। भावना, जब हरि सिंह का अटैक हो रहा है तो शासक कौन है कर्नाट वंश का, ये मैटर करता है, ठीक है ना। शासक कौन है कर्नाट वंश का, ये मैटर करता है। तो जब इसने अटैक किया तो शासक कौन था? हरि सिंह था। क्योंकि तुर्क ये लोग काफ़ी ज़्यादा क्या थे? स्ट्रांग थे, तो ये लोग यहाँ पर टिक नहीं कर पाए या एग्जिस्ट नहीं कर पाए, तो इसी कारण इन्हें क्या करना पड़ा? तुरंत यहाँ से माइग्रेट करना पड़ा या भागना पड़ गया यहाँ से। तो ये कहाँ चले गए हरि सिंह? ये चले गए नेपाल की ओर। जब ये वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाकर के अपनी संस्कृति का इन्होंने क्या किया था? काफ़ी प्रचार प्रसार किया। तो माना जाता है, अच्छा एक बार और समझा दूं, चलिए फिर से सुन लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अब एक बार ना क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर चूंकि अब कर्नाट वंश यहीं पे समाप्त हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं है कर्नाट वंश में। ध्यान से सुनिएगा, मिथिलांचल का जो क्षेत्र है, मिथिलांचल इन द सेंस दरभंगा और तिरहुत का जो क्षेत्र है, वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो गंगदेव है यानी नान्यदेव, उन्होंने स्थापना की कर्नाट वंश की। स्ट्रॉन्ग शासक की बात करें तो गंगदेव है, जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अटैक, जब तुर्क का 2 अटैक आप देखिएगा तो आपको दोनों अटैक ध्यान रखना है। एक पहला जो बख्तियार खिलजी ने अटैक किया था, तो उस टाइम पे कौन है? नरसिंह देव हम लोग को दिखाई दे रहा है। नरसिंह देव जो है वो उसने क्या किया था? उसने युद्ध नहीं किया, भेंट दे दिया, गिफ्ट दे दिया, जिससे कि तुर्कों का जो आक्रमण है वो टल गया, ठीक है। दूसरा तुर्क अटैक की बात करें जो कर्नाट वंश पे हुआ था, वो था गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में। जब इसने अटैक किया तो इस समय यहाँ का शासक कौन था? हरि सिंह था। हरि सिंह यहाँ से क्या हो गया? भाग गया। कहाँ भाग गए? ये चले गए नेपाल। जब ये नेपाल चले गए तो फिर हम क्या देखते हैं कि ऐसे गयासुद्दीन तुगलक ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ पर किसे नियुक्त किया? इसने नियुक्त किया अहमद नाम के एक व्यक्ति को, ताकि आप वहाँ के लोकल अथॉरिटी को क्या करो? संभाल सको। तो ये थी कहानी किसकी? कर्नाट वंश की। अब जब लोकल अथॉरिटी को रख दिया गया तो इसका मतलब क्या हो चुका है? ठीक है, और मैंने आपको लिखा है इसका लास्ट टाइम पीरियड। हाँ, तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो रूलर्स थे, इनका क्या रहा फिर मामला, उसके साथ ही साथ हम देखते हैं समाप्त हो गया। अगर बात करें कि भाई हरि सिंह के बाद, वैसे देखिए आएगा नहीं, ठीक है ना, आएगा नहीं, इतना ज्यादा नहीं आएगा। जैसे ये हो गया हरि सिंह, ठीक है, हरि सिंह। इसके बाद आप देख रहे हैं क्या? मती सिंह, मती सिंह। इसके बाद हम क्या देखते हैं? शक्ति सिंह और श्याम सिंह। ये बेसिकली रूलर थे किसके? कर्नाट वंश के। लेकिन ये आएगा नहीं, ये पहले मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो हरि सिंह हो गया, मती सिंह हो गया। अब मती सिंह के बाद बात करें हम लोग, आपको श्याम सिंह, मतलब 2 शासक और हुए हैं। अटैक क्या, इसको बता तो रही हूं मैं कि इसके बाद भी शासक आए ना, इसके बाद भी शासक आए ना, तो वो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। शक्ति सिंह और श्याम सिंह, ये है बेसिकली जो रूलर्स हुए, जो रूलर्स ऑफ कर्नाट डायनेस्टी। कर्नाट डायनेस्टी, ठीक है ना, ये क्या है? रूलर्स ऑफ कर्नाट डायनेस्टी। कर्नाट वंश के ये क्या है? बेसिकली शासक हैं जिन्होंने क्या किया था? रूल किया था। थोड़ा सा इसको करना क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस टाइम पर, जो मैंने आपको बताया है आप लोगों को कि किस टाइम पीरियड पे कौन कौन से शासक आए, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ें आपको करनी क्या है? ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी, क्योंकि एग्जाम के कंटेक्स्ट में भी क्या होगा? शासक देखिए नहीं पूछेगा। कुछ चीज़ें अपने दिमाग में, माइंड में क्लियर कर लीजिए कि शासक नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। शासक नहीं पूछा जाता है, ना तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाता है, नहीं तो कभी आता है, ठीक है, नहीं तो कभी आता है। अगर हम लोग बात करें तो ना तो ये इसके बारे में कभी पूछा जाता है, ना तो कभी आता है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज आप लोगों को करना क्या है? ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। यस, ये चीज क्या करना है? आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि ये कौन कौन से शासक आए हैं इसमें, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं इसके बारे में। हाँ, और जिनको भी ज्यादा समस्या हो रही है कि गयासुद्दीन तुगलक, तो इसका टाइम पीरियड देख लीजिए ना, कुछ काम खुद भी करिए। हाँ जी अतुल, थोड़ा सा क्या करिए, इसका टाइम पीरियड देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा।
थोड़ा सा टाइम पीरियड देखें। अब टाइम पीरियड की बात करें तो हाँ जी, तलेजू नामक देवी का यहाँ पर आ जाइए। अगर टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्या करिए, अपने माइंड में थोड़ा सा चीजों को अपने सेटअप करिए। सेटअप इन द सेंस कि जैसे अगर मान लीजिए कि ये हो गया गुलाम वंश, नेक्स्ट हो गया आपको खिलजी, नेक्स्ट हो गया तुगलक, ठीक है, और यहां तक, एटलीस्ट यहां तक। इसके बाद से तो फिर कम ही हो जाते हैं, सैयद और लोधी वगैरह ये क्या हो जाते हैं, अगर जाना भी है तो ये बहुत ज्यादा फिर वो क्या कहते हैं, बहुत स्ट्रांग नहीं रह जाते हैं। तो ये चीज आ गई। इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है, इनका प्रॉपर माना जाता है कि 1206 से 1290 तक इनका टाइम पीरियड है। खिलजियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनका टाइम पीरियड पे आ जाइए। बहुत जिनको टाइम पीरियड को लेकर के बहुत ज्यादा क्या है, मैं क्या कह रही हूँ, जिनको टाइम पीरियड को लेकर के जिनके अंदर बहुत ज्यादा क्या है कि कब हुआ था मैडम, तो मैं उनके लिए स्पेशली बता रही हूँ टाइम पीरियड को लेकर के। जैसे आप गयासुद्दीन तुगलक के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ चीजें अपने माइंड में आपको क्या करनी है, फिक्स करनी है। फिक्स इन द सेंस कि सामान्य इतिहास का वो विषय हो गया, तो जो डेट है, एक्चुअल में जो डेट है उसको क्या करिए, अपने दिमाग में थोड़ा सा फिक्स रखिए। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि भाई अगर टाइम पीरियड की बात करें तो खिलजियों का टाइम पीरियड कब से कब तक है, जैसे है ना 1290 से लेकर के 1325 तक माना जाता है कि इसके बाद से इनका टाइम पीरियड शुरू हो जाता है तुगलक का, है ना। तो 1325 से लेकर के 1320, वैसे बता रही हूँ आपको कि 1320 कई जगह मिलेगा आपको और कई जगह 1325 भी मिलता है, ठीक है। तुगलक के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं तो तुगलक का ध्यान रखिएगा कि 1320 भी कई जगह मिलेगा, 1325 भी मिलता है कई जगह पे, ठीक है ना। 1320 भी मिलेगा, 1325 भी मिलेगा, तो कोई समस्या की बात नहीं है। इसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है कि मैम ये कैसे हो गया, ठीक है ना। इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है कि ये कैसे हो गया और दिस दैट ब्ला ब्ला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो टाइम पीरियड तो जो पहले आ रहा है, यानी यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जैसा आप लोग जानते हैं कि ऑलरेडी क्या था, गयासुद्दीन तुगलक ही था मेन, है ना। गयासुद्दीन तुगलक क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक का चाचा था, जिसको ऑलरेडी उसने प्लान करके क्या किया था, मरवा दिया था, उसकी हत्या करवा दी थी उसकी। यही चलता चला आया था वहां पे। तो ये चीज थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। उसका टाइम पीरियड जो है, जैसे गयासुद्दीन तुगलक का हो गया और मोहम्मद बिन तुगलक का हो गया, तो ये टाइम पीरियड कम से कम उसको आप क्या करिए, ध्यान रखिए, ठीक है ना। वो जैसे कि 1290 से लेके 96, मात्र 6 साल रहा था आपको अलाउद्दीन खिलजी का जो चाचा था, ठीक है ना। हाँ, तो वो आपको ध्यान, जलालुद्दीन खिलजी जिसकी उसने हत्या की थी, तो वो ध्यान रखिएगा कि वो 6 साल में रहता है। 96 से आ जाता है आपको अलाउद्दीन खिलजी, और जब उसके बाद कर हम लोग बात करें तो फिर हम देखते हैं तुगलक वंश आता है। तो कुछ चीजें अपने माइंड में आपको ही क्या करनी है, फिक्स करनी है। उसमें मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ उसमें, ठीक है ना, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग आते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वैनवार वंश। वैनवार वंश, अगर किसी ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, इसका मतलब है कि अब वहां पर क्या हो गया है, अब वो वहां पर दूसरी वो जो सत्ता थी वो वहां से हट चुकी है। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, वैनवार वंश के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, वैनवार वंश के बारे में, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो देखिए 14वीं सदी के बाद, 14वीं सदी के बाद इस वंश की स्थापना हुई, इस वंश की स्थापना हुई। एक चीज और है, हिस्ट्री में ना एक बहुत बेसिक चीज है जो बच्चे गड़बड़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बताया आपको कि इनका, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ 1395 है, ये 13वीं सदी कहलाएगा या 14वीं सदी कहलाएगा, बताइए जरा मुझे, ये क्या कहलाएगा दोनों में से, पहला ऑप्शन कहलाएगा या दूसरा ऑप्शन। हाँ जी, सभी लोग जरा बताएं, क्योंकि ना बहुत सारे स्टूडेंट इनको पता ही नहीं होता है, हिस्ट्री का ये बेसिक है कि कौन सा है। उन्हें बहुत सारे बच्चे होता है कई बार कि हम लोग लोक लाज की वजह से ये पूछ नहीं पाते हैं कि चल क्या रहा है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं ना वो नहीं पूछ पाते, उन्हें पता भी नहीं होता है कि ये देखिए जैसे बैद्यनाथ गड़बड़ हो गया ना 13वीं सदी, मैंने क्या कहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, नहीं पता होता, ये बेसिक्स है। देख लीजिए ध्यान से सुनिएगा, अगर डेट में 1395, इनफैक्ट 1399 भी अगर लिखाएगा ना तो ये कहला जाएगा 14वीं सदी,
क्योंकि 13 में जुड़ गया ना, 13 में क्या हो गया, जुड़ गया। 13 में अगर एक भी जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, 14वीं सदी। तो 1399 का मतलब ही हो गया 14वीं सदी। ठीक है बैद्यनाथ, समझिए इस बात को। अगर हमने 1399 तक भी लिख के जाते हैं ना तो वो 14वीं सदी में काउंट होगा। क्लियर है ना? हाँ, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। अगर हमने कहीं लिख दिया 1475 तो ये कौन सा सेंचुरी कहलाएगा, कौन सा सेंचुरी कहलाएगा जी? ये आप लोग बताइए जरा, 14 बताइए, आप सब बताइए इसको क्या कहेंगे। हाँ वैद्यनाथ आप भी बताइए क्या कहा जाएगा इसे। बिल्कुल सही है, इसको करना क्या है, ये कहलाएगा 15वीं सदी। ठीक है ना? तो जो भी बच्चे जिनको इसमें गड़बड़ अगर नहीं समझ में आता है, तो अगर मैं लिख रही हूँ कि 14वीं सदी, इट मीन्स कि अब शुरू हो गया होगा क्या, यानी ये जो टाइम पीरियड जो मैंने बता रही हूँ मैं कि इसके अंदर रहा। हाँ ठीक है, अब बिल्कुल सही है। तो ये सब क्या बेसिक्स है स्टूडेंट, स्पेशली हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में कुछ चीजें जो अपने आप दिमाग में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। 14वीं सदी के बाद हम लोग क्या देखते हैं, इस वंश की क्या हो रही है, यहाँ पर स्थापना हो रही है। यानी दिस डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में क्या हो रहा है, इसकी स्थापना हो रही है। ठीक है ना? इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये क्षेत्र की बात करें तो तिरहुत, कौन सा क्षेत्र अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका क्षेत्र कौन सा, देखिए बहुत बड़े बड़े शासक नहीं हैं ये लोग, बस आपको ध्यान रखना है कि हाँ यहाँ पर कुछ लोकल अथॉरिटीज थे जो काम कर रहे थे। तो इनका क्षेत्र कौन सा था, तिरहुत का क्षेत्र था। ठीक है ना? इनका क्षेत्र कौन सा था। अब एक बात बताइए, जब ऑलरेडी तुर्क शासन की स्थापना हुई तो मुस्लिम डायनेस्टी यानी मुस्लिम वंश तो आ ही चुका कहीं ना कहीं से। हाँ जी, मुझे एक बात बताइए, अगर बख्तियार खिलजी ने यहाँ पर अटैक किया और इसने यहाँ पर अपने एक शासक को नियुक्त कर दिया, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, यहाँ पे मुस्लिम सत्ता जो है वो स्थापित हुई या नहीं हुई, मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई या नहीं हुई। जब उसने वहां से हटा दिया और अब उसके रिप्रेजेंटेटिव वहां पर रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मुस्लिम सत्ता क्या हो गई थी, स्थापित हो गई थी। तो इसी दौरान जो यहाँ पर उथल पुथल वाली कंडीशन थी, इन द सेंस की जो उठापटक चल रहा था, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या देखते हैं, यहाँ एक नया डायनेस्टी हम लोग को दिखता है जिसका नाम था वैनवार वंश। ध्यान रखिएगा इसका नाम, ज्यादा देखिए, ज्यादा इसके में कुछ चीजें नहीं है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके एक शासक थे, फेमस शासक, यानी वैनवार वंश के जो सबसे प्रसिद्ध शासक की बात करें, प्रसिद्ध शासक की बात करें, वो कौन है, वो थे शिव सिंह। इनके यहाँ कौन से कवि रहते थे भाई, किसको इन्होंने संरक्षण दिया था, बताइए किसको इन्होंने संरक्षण दिया था, कौन से कवि को इन्होंने संरक्षण दिया था, बहुत फेमस थे ये। हाँ जी बता सकते हैं, इनके दरबार में कौन थे, कालिदास थे, विद्यापति थे, कौन थे। हाँ, इनके शिव सिंह जो हैं ये इसलिए फेमस है कि इनके इसमें आप लोगों ने रॉक स्टार मूवी देखी है क्या, रणबीर कपूर की। हाँ जी, रॉक स्टार मूवी देखी है आप लोगों ने, कि वो भी नहीं देखी है, फिर कहेगा नहीं मैम हम लोग तो सिर्फ पढ़ाई करते हैं। रॉक स्टार देखी है। देखिए उसमें अगर याद होगा कि उसमें एक सॉन्ग था, ओ नादा परिंदे घर आजा, उसमें एक लाइन आता है, कागारे तो से इतनी अरज है, चुन चुन लइयो मांस। याद आ रहा है आपको, ये लाइन विद्यापति की ही थी, विद्यापति की कविता की लाइन है। अगर आप लोगों ने सुना होगा उस गाने में ये लाइन आता है, कागारे, तो वो विद्यापति की ही थी। ठीक है ना? हाँ, इन्हीं की लाइन थी ये। तो काफी मतलब कह सकते हैं इसको कि हाँ, जो मैं बोल रही हूँ बस वही बताने का तात्पर्य यही था कि विद्यापति की जो है वो बहुत फेमस क्या थे, कवि थे उस टाइम पे, और इनकी बहुत सारी कृतियां हैं जो आप लोग बाद में कभी पहले सिलेक्शन ले लीजिए, फिर इत्मीनान से पढ़िएगा। ठीक है, अभी फिलहाल जान लीजिए कि इनकी कविता है ना। मैम अच्छे बच्चे हैं, फिल्म नहीं देखते हैं। नहीं, फिल्म मत देखिए, गाना मैंने बताया ना कि इनकी कविता की पंक्ति है कागारे, तो वो विद्यापति की ही उससे उठाया गया था। ठीक है, तो ये मैं बता रही हूँ आपको कि चीजों को थोड़ा सा क्या करना है। जैसे विद्यापति क्या थे, ये बहुत बड़े उस टाइम पे एक तरह से समझ लीजिए कि हाँ ये इनके दरबार में थे। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, जो लोग दरभंगा में रहते होंगे, ये थे बेसिकली, ये कौन थे जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये थे वैनवार वंश। अब हम लोग इसमें आते हैं, जैसे अभी भी आप सुनिएगा कि दरभंगा राज बहुत फेमस है, हम लोग अभी उसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं।
दरभंगा राज आप लोगों ने सुना होगा, या राजवंश, ठीक है ना। तो इनके बारे में अगर बात करें, दरभंगा राजवंश ये अभी उसी टाइम का चल रहा है जब जैसे तो हम लोग क्या देखते हैं कि दरभंगा राजवंश की स्थापना, अगर इसकी बात की जाए कि स्थापना यानी ये जो डायनेस्टी है दरभंगा राज के नाम से जो पूरा का पूरा माना जाता है कि क्षेत्र उन्हीं का है, तो महेश ठाकुर द्वारा क्या किया गया था, इसे स्थापित किया गया था। इसे महेश ठाकुर के द्वारा स्थापित किया गया था। महेश ठाकुर के द्वारा इसे क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, दरभंगा जो राजवंश है। और इससे यानी ये जो महेश ठाकुर हैं, इनसे सबसे ज्यादा कौन इंप्रेस हुआ था, इनकी विद्वता से या इंटेलेक्चुअलिटी से सबसे ज्यादा मुगल सम्राट अशोक क्या हुआ था, मुगल सम्राट अशोक इनसे क्या हुआ था, सम्राट अशोक अत्यधिक प्रभावित हुआ था, अशोक अत्यधिक प्रभावित हुआ था, ठीक है ना। अत्यधिक प्रभावित इन द सेंस कि ये नहीं कि देखने में बहुत अच्छा है, विद्वता की लेवल यानी उसका इंटेलेक्चुअल जो क्लास होता है, अच्छा आज देख लेंगे, उसका इंटेलेक्चुअल जो क्लास होता है वो क्या था, हाँ अच्छा मैंने अशोक लिख दिया है क्या, सॉरी 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 सॉरी, अशोक नहीं अकबर, अकबर अकबर, हाँ बिल्कुल सही अकबर। अरे बाबा भावनाओं को समझ जाइए, ठीक है ना, भावनाओं को समझ जाइए, मैं समझा रही हूं तो भावना को समझिए ना, शब्दों में क्या रखा है, ठीक है। आ जाइए, अकबर, मुगल सम्राट अकबर, इससे क्या हुए थे, अत्यधिक। अब आप लोग इतने अच्छे इतिहास के स्टूडेंट होते जा रहे हैं कि आपको पता चल चुका है कि मैम बता रही हैं कि मुगल सम्राट अकबर, जब मैं बता रही हूँ तो समझ जाइए, है ना, हाँ बिल्कुल। और क्या कुछ चीजें क्या करनी होती है, अंडरस्टूड होती हैं। चलिए यहाँ पे आते तो अकबर ने इससे प्रभावित होकर के इनको मिथिला का राज दे दिया था। कौन सा राज, पूरा मिथिला का राज, कि आप इसे रखिए। मिथिला राज्य जो है वो किसे दे दिया गया था, इनको, महेश ठाकुर को। किसे, महेश ठाकुर को। और माना जाता है कि जो मिथिलांचल जो इतना ज्यादा कल्चरल के रूप में बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, कोई भावना नहीं है अच्छा अच्छा चलिए ठीक है ना। तो ये चीज करना क्या है, ध्यान रखना है। तो बस ये ध्यान रखना है कि महेश ठाकुर ने क्या किया था, यहाँ पर मिथिलांचल का जो स्थापना किया था। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें कि स्रोत क्या है इनके बारे में जानने का, इनके सोर्स क्या है इस डायनेस्टी के बारे में जानने का, तो है एक किताब है जिसका नाम है कृत्य रत्नाकर, ठीक है। और इस बुक है, ये है क्या, ये एक बुक है यानी टेक्स्ट है, ठीक है ना, ग्रंथ है ये। तो इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि 14वीं सदी तक क्या रहा था, बताया गया है कि 14वीं सदी तक इनका शासन रहा था। किसका, जो दरभंगा राज है इनका। लेकिन हाँ, दरभंगा राज का क्या रहा था, शासन रहा था। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो माना जाता है कि कल्चरल रूप से यानी सांस्कृतिक उद्धार की अगर हम लोग बात करें तो ये इसी काल में सबसे ज्यादा दिखता है। सांस्कृतिक उद्धार अगर हम लोग कहें कि ये कब हुआ था, तो ये इसी टाइम पर, यानी कल्चरल रूप से हम लोग सबसे ज्यादा कब देख रहे हैं कि ये डायनेस्टी कब सबसे ज्यादा आगे जा रही है, इस टाइम पीरियड पे कल्चरल रूप से सबसे ज्यादा रिच हो जाती है। तो ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। दरभंगा राज, ये सब दरभंगा के क्षेत्र में, दरभंगा और तिरहुत के क्षेत्र में, जैसे कर्नाट डायनेस्टी, हाँ जी सुन लीजिएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर महेश ठाकुर थे, इन्होंने इनको मुगल सम्राट अकबर ने क्या किया था, प्रभावित होकर मिथिला का राज्य दे दिया था कि ठीक है आप यहाँ पर क्या करिए, शासन करिए। इनके टाइम पीरियड पे हम देखते हैं कि सांस्कृतिक रूप से काफी उत्थान हुआ मिथिलांचल का, मिथिला के क्षेत्र का, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें थोड़ा सा क्या करनी है, क्लियर कर लेनी है। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि आपको यहाँ पर डायनेस्टीज को लेकर के यहाँ पर आपको आ जाए कि सीक्वेंस में लगाएं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चंस के जो पैटर्न होंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो, जैसे मान लीजिए कि इन्हें क्रम में लगाएं या इन राजवंशों को क्रम में लगाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्वेश्चन हुआ इन राजवंशों को क्रम में लगाएं, क्रम में लगाएं, ठीक है ना। क्रम में लगाने की बात हो रही है। अब आ जाइए ए,
बी, सी और डी। आज छोटा ही में रहेगा आपका ऑप्शन, ठीक है। अब आ जाइए, जैसे मान लीजिए हो गया, ये हो गया आपको वैनवार वंश, और ये स्पेशल देखिए मिथिला के कंटेक्स्ट में चल रहा है। ये चल क्या रहा है, ध्यान रखना, मैं मिथिला के कंटेक्स्ट में पूछ रही हूँ, वहां पे छूट गया वैनवार वंश। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आ जाइए, ये हो गया वैनवार वंश। दूसरा हो गया आपको अर्काट वंश, अर्काट वंश, ठीक है। तीसरा हो गया आपको तुर्क, तुर्क वंश, ठीक है ना। और चौथा की बात अगर हम लोग करें, वैनवार वंश हो गया, अर्काट वंश हो गया, तुर्क वंश हो गया, और चौथे की बात अगर हम लोग करें तो दरभंगा राज। इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे, दरभंगा राज, ठीक है। अब मान लीजिए सीक्वेंस में लगाने की बात आई, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर ए, बी, सी और डी, हम इसको लगाना है सीक्वेंस में। मान लीजिए ये एक हो गया, इसको आप लोग समझ लेंगे ना, एक, रुक जाइए, फिर कहेंगे कि मैम ऑप्शन में तो है नहीं, फिर कहेंगे कि हम कहेंगे भावनाओं को समझो, भावनाओं तो समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग। चलिए आ जाइए, तो अगर इसको लगाने की बात की जाए तो हो जाएगा 4 2 1 3, 3 2 1 4, ठीक है। फिर आ जाइए 3 1 2 4। अब आ जाइए नेक्स्ट हम इसमें हम लोग बात करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद हो गया आपका यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हाँ 2 हो गया। उसके बाद आप आ जाइए 1, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। चलिए जी बताइए, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए अगर सीक्वेंस में लगाने की बात की जाए तो? अगर सीक्वेंस में लगाने की बात की जाएगी तो इसके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट रुक जाइएगा। 2 2 हो गया, 1 हो गया, अच्छा वैनवार हो गया, नहीं एक मिनट रुकिए, इसमें हम थोड़ा सा सुधार कर दूं। 2 3, सॉरी 3 और 1, अब ठीक है। क्या हो गया? आवाज गूंज रही है। हाँ अब बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? डी होना चाहिए ना। हाँ क्योंकि सीक्वेंस समझ गए आप लोग। पहले कौन आएगा यहाँ पे? अर्काट वंश आएगा। फिर अर्काट वंश के रहते भर में ही तुर्कों को क्या किया गया था? स्थापित कर दिया गया था। तो दूसरा हो जाएगा तुर्क डायनेस्टी। फिर वैनवार वंश जो कि 14वीं सदी के लास्ट में हम देखते हैं, और उसी टाइम पीरियड पे हम क्या देखते हैं? दरभंगा राजवंश। क्लियर हो गया? अगर इसके रिगार्डिंग इस तरीके से सीक्वेंस में क्वेश्चन आ जाए तो लगा लेंगे ना आप लोग, यहां तक तो कोई समस्या नहीं आएगी। ये था मिथिलांचल के क्षेत्र में जो स्पेशली जो उस टाइम पे जो शासक हुआ करते थे। हाँ अभिषेक, सब मैं समझ गई, आप लोग जितने लोग हैं ये इसका आंसर इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। तो अगर सीक्वेंस में आएगा तो अब आप लोग समझ चुके हैं कि इसको किस तरीके से यूज करना है। इज इट क्लियर? ये क्लियर है ना यहां तक तो कोई समस्या नहीं है समझने में। डायनेस्टीज जो है मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से डायनेस्टीज को आपको अरेंज करना है ना। और ये पूरा का पूरा मिथिला और तिरहुत के बारे में बातचीत चल रही थी कि उस टाइम पर यहां पर कौन से शासक थे, ठीक है ना। आप लोग हाँ ये मैंने अभी कहा था आप लोगों से कि सुनिए भावनाओं में कुछ शब्दों में नहीं कुछ रखा, मे भी लिखने में, क्योंकि रैंडमली मैं क्वेश्चन सेट कर रही हूँ तो हो सकता है कि थोड़ा सा उसके लिए क्या करें, यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। अब कहीं एक आध चीज अगर मिस हो तो बाकी तो आप लोग खुद ही समझदार हैं नाजिम, मुझे बताने की जरूरत है क्या? भावना नहीं है, अरे बाबा मैं कह रही हूँ कि शब्दों में कहीं कहीं पर अगर मैं पूरा लेक्चर दे रही हूँ उसी पे, एक आध जगह कुछ चीजें अगर माइनर मिसिंग है सो इट्स ओके, ठीक है ना, इट्स ओके। अब भाई ये तो पता है मैं क्या कहते हैं कर्नाट वंश पढ़ा रही हूँ, लेकिन हो जाता है समटाइम, हो जाता है लिखने के दौरान, क्योंकि क्वेश्चन भी दिमाग में सेट कर रहे थे ना, तो कोई बात नहीं है। चलिए कुछ चीजों को थोड़ा सा नजरअंदाज करें, थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आ जाए। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें आते हैं, ये था सीक्वेंस इसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं क्या कि एक जनजातीय डायनेस्टी बिहार में स्टैब्लिश्ड होती है, जनजातीय वंश, ठीक है ना, एक जनजातीय वंश स्टैब्लिश्ड होती है बिहार में जिसका नाम था चेरो राजवंश। चेरो राजवंश बेसिकली दैट वाज ट्राइबल डायनेस्टी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइबल डायनेस्टी, ठीक है ना। चेरो राजवंश जो है ये क्या थे यहाँ पे? हाँ चेरो राजवंश जो है वो क्या है यहाँ पर? ये चेरो डायनेस्टी,
ठीक है ना। चेरो डायनेस्टी के बारे में अगर बात करें हम लोग, हाँ चेरो राजवंश के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, शाहाबाद कहाँ पर है, जरा बताएंगे आप सब, शाहाबाद कहाँ पर है? हाँ शाहाबाद जिले में देखिए चेरो राजवंश मैंने पहले ही बता दिया कि ये एक जनजातीय राजवंश है। उस टाइम पर देखिए चूंकि झारखंड जो था वो अलग नहीं था, तो शाहाबाद के पास हम क्या देखते हैं, इस वंश के 4 ब्रांच हमें दिखाई देते हैं। हाँ इस वंश का हम लोग क्या देखते हैं, आरा भोजपुर बक्सर जिसको बोल रहे हैं आप लोग, तो इस वंश का हम लोग क्या देखते हैं, 4 जो है चेरो के 4 राजे थे। ठीक है। अब आ जाइए, तो अगर हम लोग बात करें शाहाबाद में इनका जो मुख्य क्षेत्र, अब इनके बारे में बात करेंगे, इनका मुख्य क्षेत्र कौन सा था, मुख्य क्षेत्र यानी मेन एरिया की बात की जाए कि ये कहाँ कहाँ फैले हुए थे, तो इनका हम एरिया देखते हैं कौन कौन सा है। उसमें तिरहुत का क्षेत्र भी आता है, ध्यान रखिएगा उसमें कौन सा क्षेत्र आता है, उसमें पूरा का पूरा शाहाबाद, ठीक है ना, शाहाबाद हो गया आपको, हाँ हाँ समझ गया, शाहाबाद हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसका कुछ जो क्षेत्र है उसके बारे में बात करें, सारण चंपारण मुजफ्फरपुर, ये सब इसका एरिया था, सारण चंपारण मुजफ्फरपुर, कौन सा, मुजफ्फरपुर। तो ये सब बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, इसका एरिया था किसका, जो चेरो राजवंश थे, और ये जनजातीय राजवंश थी। ये कौन थी, जनजातीय राजवंश थी। तब आ जाते हैं इसमें कि यहाँ पर आ जाए कि इसके 4 राज्य जो मैंने आपको बताया है कि शाहाबाद में इनका क्या था, 4 ब्रांच थे इनके। एक तो हो गया आपको धुधुलिया में, इसको धुधुलिया भी कई जगह लिखा जाता है, ठीक है ना, एक धुधुलिया हो गया, एक भोजपुर हो गया आपका, एक भोजपुर हो गया, एक चैनपुर हो गया। चौथा बताएंगे कौन सा क्षेत्र था, हाँ जी चौथा बताएंगे कौन सा क्षेत्र था। ये इसके हम एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, जो खास तौर से चेरो डायनेस्टी का जो था। चौथा क्षेत्र बता सकते हैं आप लोग कौन सा था, हाँ जी चौथा क्षेत्र बता सकते हैं आप लोग कौन सा था, बताइए चौथा क्षेत्र बताइए, आप लोग तो पढ़ते भी रहते हैं, बताइए। 4 क्षेत्र शाहाबाद में, इसके 4 विंग थे। नहीं जो इसके बारे में पूछ रहे हैं ना आप, इसमें जो झारखंड में चला गया ये क्षेत्र, ये भी काफी क्या था, शक्तिशाली था। पलामू क्या था, काफी शक्तिशाली क्षेत्र था। और इसी पलामू में जो है ना, गया और अरवल का जिला इसी में आता था, गया और अरवल का जिला इसी के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत, गया और अरवल के जिला, ठीक है। चैनपुर देखिए हो गया, और एक आरा का जगदीशपुर, आप लोग जानते होंगे जगदीशपुर का जो क्षेत्र हुआ, यहीं का शासक था फूलचंद, ठीक है, जगदीशपुर, तो आरा के पास का ही क्षेत्र हुआ ये भी। तो ये क्या था, मेनली शाहाबाद में हम क्या देखते हैं, चेरो राजवंश का धुधुलिया, इसको ऐसे लिख लीजिएगा धुधुलिया। दूसरा हो गया भोजपुर, तीसरा हो गया चैनपुर, तीसरा क्या हो गया आपको, चैनपुर, और चौथा हो गया जो जगदीशपुर के आसपास में है, जगदीशपुर के आसपास में है। तो ये क्षेत्र क्या था बेसिकली, हाँ तो देखिए ये क्या हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं चेरो जनजातीय वंश के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि चेरो डायनेस्टी में क्या है कि इनके 4 क्षेत्र थे, यानी कि मुख्य क्षेत्र इनका शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू।
शाहाबाद में इनका क्या हम देख रहे हैं, 4 मेन एरिया है, धुधलिया, भोजपुर, चैनपुर और जगदीशपुर, ये इनका क्या था, मेन 4 इनके एरिया थे। और यहीं पर क्या था इनका, शाहाबाद जो है, शाहाबाद है ऐसे, शाहाबाद, ठीक है। तो यही क्या है इनका, यहाँ पर क्या हो रहा था, मेनली इनका क्षेत्र क्या था, यही था, ठीक है, मेनली इनका क्षेत्र क्या था, यही था। और जो चौथा राज्य है ना, इसका जो मैंने बताया कि फूलचंद इसका मेन शासक था। शासक की बात करें तो कौन था, फूलचंद, फूलचंद इसका शासक था, ठीक है ना। फूलचंद आरा, जैसे ये क्या है, चार चेरों में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं क्या कि इनके यहाँ सरदार का कॉन्सेप्ट ज्यादा होता था, क्योंकि ट्राइबल्स हैं ये, हाँ क्योंकि ट्राइबल्स हैं ये। क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं इस टाइम पर, सबसे ज्यादा हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो समय था इस टाइम पे अलग अलग, देखिए मेन यही है कि इसमें क्या था, एक फूलचंद एक शासक था जो क्या था, इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा, बाकी सबका कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई शासक का नाम जो है एकदम कुछ पता ही होना चाहिए कि क्या था क्या नहीं था। इनके बारे में अगर हम लोग बात करें कि अगर शासक के बारे में बात करें तो देखिए ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, फिर से समझ लीजिएगा। चेरो डायनेस्टी एक ट्राइबल डायनेस्टी थी जो हम लोग देखते हैं बिहार में इनकी शुरुआत होती है। शाहाबाद और इनका मुख्य क्षेत्र जो है ये था। शाहाबाद में 4 इनके क्षेत्र थे जहां ये लोग क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। ये छोटा डायनेस्टी है, कोई ऐसा नहीं है, और कोई बहुत बड़े बड़े शासक का भी नाम नहीं आता है, समस्या ये है। तो जगदीशपुर क्या था, यहाँ पे फूलचंद इसका एक शासक था। नेक्स्ट हम लोग इसमें आते हैं, अगर बात करें चेरो डायनेस्टी में कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, सबसे प्रतापी शासक कौन था, हु वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो हम क्या देखते हैं, मेदिनी राय, ये कौन था, मेदिनी राय, ठीक है, मेदिनी राय। और इसका क्षेत्र कौन सा था, जो मैंने अभी बताया आपको, पलामू का क्षेत्र। राइट नाउ ये पलामू कहाँ जा चुका है, ये झारखंड का हिस्सा हो चुका है, अब ये बिहार का हिस्सा नहीं है, अब ये बिहार में नहीं है। लेकिन इसमें बिहार का क्षेत्र कौन सा था, ये ध्यान रखना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र आता था, तो यहाँ आता था गया और अरवल, गया और अरवल, ये 2 क्षेत्र हम लोग क्या देखते हैं, स्पेशली किसमें आते थे, मेदिनी राय में। लेकिन अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जब 1660 में मुगलों का, जब यानी कि 1660 के आसपास में हम लोग क्या देखते हैं, जब अटैक हुआ, मैं बता दे रही हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना कि मेदिनी राय का जो पुत्र था इसका नाम था प्रताप राय, इसका नाम था प्रताप राय। मेदिनी राय का पुत्र प्रताप राय था। और इस टाइम पे 3 मुगल आक्रमण हुए थे, 3 मुगल आक्रमण हुए थे। और अंततः अगर हम लोग बात करें कि फाइनली हम लोग क्या देखते हैं, अंततः कि 1660 में क्या किया गया था, चेरो वंश को मुगलों में मिला लिया गया था, चेरो राजवंश को मुगलों में मिला लिया गया था। क्या किया गया था, मुगल्स में मिला लिया गया था, मुगलों में मिला लिया गया था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक मेदिनी राय था। मेदिनी राय का पुत्र था प्रताप राय, जिसके टाइम पर 3 मुगल अटैक्स हुए थे और फाइनली चेरो डायनेस्टी जो है 1660 में मुगलों में मिला लिया गया था। फिर से सुन लीजिएगा, चेरो राजवंश, अगर आपके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन अगर आता है, वो ये आता है कि बताइए कि बिहार में कौन सा, फूलचंद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फूलपुर मेला जो लगता है ना, उसको ही इसने स्टार्ट करवाया था। सिर्फ पलामू के बारे में नहीं, चेरो राजवंश के बारे में ही माना जाता है कि ये जनजातीय थे। ये जो चेरो डायनेस्टी थी ना शेखर, ये जनजाति थे, जनजाति डायनेस्टी थी, ठीक है। इसके बारे में मैं ये बताई थी। और पलामू का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा मेदिनी राय के अंतर्गत आता था। इसी का बेटा था प्रताप राय। इसी टाइम पर 3 मुगल अटैक्स हुए और फाइनली 1660 में क्या हो गया कि ये मिला लिया गया इसे। लेकिन अगर हम बात करें कि बिहार का कौन सा क्षेत्र पड़ता था इसमें, तो बिहार का क्षेत्र गया और अरवल पड़ता था, ठीक है ना। बिहार का क्षेत्र गया और अरवल इसमें क्या था, पड़ता था, ठीक है।
जगदीशपुर में जो मेला लगता है ना, उसको ही माना जाता है कि इसको स्टार्ट करने का पूरा क्रेडिट जाता है फूलचंद को। बाकी देखिए इस डायनेस्टी के बारे में मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे एक होता है ना कि कई जगह अलग अलग ब्रांच है, तो सरदार टाइप से क्या हो रहा है कि उसमें पूरा शासन चल रहा है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें चेरों के बारे में, तो चेरों में हम लोग देखते हैं यही मेनली क्या था इनके बारे में, यही था कि इनका हम देखते हैं क्या कि यही कहानी इनके यहाँ क्या थी, चल रही थी। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये था बेसिकली क्या, ये था हम लोग ने जो पढ़ा, ये था चेरो डायनेस्टी के बारे में। और एक लास्ट अब आ जाइए जो क्षेत्रीय राजवंश है, वो है आपका उज्जैन वंश। वो कौन सा वंश है, उज्जैन वंश। ये कौन सा डायनेस्टी है, दैट इज उज्जैन डायनेस्टी। ये कौन सा वंश है, उज्जैन वंश है। अब बात करेंगे हम लोग कि ये इसकी स्थापना यानी कि इसके जो फाउंडर हुए हैं वो कौन हुआ, या इनका क्षेत्र कौन सा हुआ, समझ लीजिएगा। तो देखिए स्थापना की अगर हम लोग बात करें, हाँ स्थापना की अगर हम लोग बात करें इसके पीछे की देखिए कहानी है, कहानी ये है, बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पर आ जाइए अलाउद्दीन खिलजी, थोड़ा सा क्या करना है, कहानी को समझना है। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। तो खिलजी जो था वो अटैक जब करता है, तो यहाँ पर माना जाता है 1305 ईस्वी में इसने क्या किया था, धार क्षेत्र, धार कहाँ पर है, ये मालवा यानी मध्य प्रदेश में है। धार क्षेत्र क्या हो गया आपको, एमपी, जिसको हम लोग कहते हैं एमपी का क्षेत्र है। यहाँ पर इसने अटैक किया। जब अटैक किया तो यहाँ का राजा जो भोजराज था, उसका पुत्र देवराज, यानी कि धार का जो शासक था, धार का जो शासक था भोजराज, भोजराज, इसका पुत्र था देवराज। वो वहां से क्या करता है, भाग कर आता है, ठीक है ना। इसका जो उसका जो बेटा था यानी कि भोजराज जो शासक था, इसका पुत्र आता है देवराज, पुत्र देवराज। ये भाग कर कहाँ आता है, ये आता है कीकट क्षेत्र में। अच्छा एक बात बताइए, ये कीकट क्षेत्र में आया, इसका मतलब कहाँ आया ये, हाँ जी ये कीकट क्षेत्र में भाग कर आता है, इसका पुत्र देवराज कीकट क्षेत्र आता है। क्या, कीकट क्षेत्र राजगीर है, हाँ जी कीकट क्षेत्र में ये भाग कर, एक कहानी है समझिए। 1305 में अटैक हुआ, अलाउद्दीन खिलजी चूंकि अपने अभियान पे रेगुलर क्या था, कंटिन्यूसली वो अपने आस पे था, तो ये भाग कर आता है कहाँ पर, नाजिम, राजगीर को स्पेशली कीकट नहीं बोला जाता था, गया वाला जो पूरा क्षेत्र है, ऐसे तो झारखंड को भी कीकट बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ गया का जो स्पेशली जो क्षेत्र हुआ, गया, भोजपुर, आरा, ये सब उस टाइम पे जो एरिया थे ना, इन सबको कीकट क्षेत्र ही बोला जाता था। तो ये भाग कर कहाँ आया, देवराज आया कीकट क्षेत्र। कहानी है इसके पीछे जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है ना। तो ये कीकट यानी शाहाबाद और पलामू के क्षेत्र में आया, ठीक है ना। तो ये भाग कर कहाँ आया, कीकट। कीकट की जनरली अगर हम लोग बात करें तो झारखंड का क्षेत्र हो गया और शाहाबाद का क्षेत्र हुआ है उस टाइम पीरियड के हिसाब से, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, जब ये यहाँ भाग कर आया तो इसको यहाँ के चेरो शासक ने, किसको, इसको देवराज को, किसने इसको शरण दिया। अब इसकी बात करेंगे, इसको शरण किसने दिया, किसने कहा कि भाई ठीक है आप आ जाइए, आप आ गए हैं तो हम आपको यहाँ पर शरण देंगे। तो किसने शरण दिया था, देवराज को। जो यहाँ का शासक था यानी कि इसका नाम था चेरो राजा मुकुंद, चेरो राजा मुकुंद ने इसे क्या किया था, शरण दिया था। चेरो राजा मुकुंद ने इसे क्या किया था, इसे शरण दिया, इसे शरण दिया था, ठीक है ना। चेरो जो रूलर था उसका नाम क्या था, मुकुंद था। समझिए फिर से, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया। जब ये अटैक किया तो ये भागकर, इसका जो भोजराज का जो बेटा था देवराज, वो भागकर आता है कहाँ, अपने साथ साथ बहुत सारे लोग को भी लेकर के आता है। राजपूत शासक थे ये सभी के सभी। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये लोग कौन थे, राजपूत शासक थे। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये लोग राजपूत शासक थे ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भाग करके देवराज आता है अपने कई साथियों के साथ, भाग करके पहुंचता है कहाँ, ये पहुंचता है कीकट और शाहाबाद वाले एरिया में, यहाँ पहुंचता है पलामू और शाहाबाद के क्षेत्र में। यहाँ पहुंचते तो यहाँ का शासक मुकुंद ने इसे क्या किया, शरण दिया। जब शरण दिया तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अब इनकी कहानी क्या हो जाती है, यहाँ पर शुरू हो जाती है, ठीक है।
अब देखिए, अब ये जो देवराज था, अगर बात किया जाए कि स्थापना किसने की, तो इसी देवराज ने, कहानी क्या है, इसी देवराज ने माना जाता है कि 1324 ईस्वी ने इसमें क्या किया था, यानी उज्जैन वंश की स्थापना की थी। स्थापना की बात करें तो इसी देवराज ने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी 1324 ईस्वी में, ठीक है। और इसने ही क्या किया था, भोजपुर नामक क्षेत्र जो है, जो शहर की स्थापना की, इसने शहर की स्थापना की। चूंकि इसके पिता का नाम क्या था, भोजराज, याद रखिएगा, भोजराज इसके पिता का नाम है, तो अपने पिता की स्मृति में इसने ये क्या किया, भोजपुर नामक शहर की स्थापना की। और ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है देवराज कर रहा है इसकी स्थापना। ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो देवराज है, एक क्वेश्चन आपका हो सकता है यहां पर आ जाए, ठीक है ना, कि संतन सिंह के नाम से किसने शासन किया था भोजपुर पर, ठीक है ना। संतन सिंह, ध्यान रखिएगा, संतन सिंह किस शासक का दूसरा नाम था, किस शासक का दूसरा नाम था, यानी कौन से शासक का नाम संतन सिंह था। यहां पर आ जाइए, ए बी सी और डी, ठीक है। तो यहां पर आ जाइए, भोजराज, सहसबल, मुकुंद राय, और एक हो गया आपको देवराज। चलिए बताइए, हाँ जी बताइए, संतन सिंह किसका नाम था, इनमें से किस शासक का नाम संतन सिंह था। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, देवराज, यही देवराज जो है संतन सिंह के नाम से इसने क्या किया था, शासन किया था। इट मींस देवराज जो है, देवराज ने संतन सिंह के नाम से ही क्या किया था, शासन किया था। संतन सिंह के नाम से शासन किया था, शासन किया था, ठीक है ना। इसने क्या किया था, संतन सिंह के नाम से शासन किया था। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं देवराज के बारे में। फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि देवराज जो है जब यहाँ पहुंचता है तो इसने क्या किया था, आपको भोजपुर नामक शहर की इसने स्थापना की 1324 में। 44 तक इसका टाइम पीरियड है संतन सिंह का, ठीक है ना। हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में कि इसका टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 1344 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है, यानी इसकी मृत्यु हो जाती है, देवराज सिंह। अब आते हैं हम लोग, अगर पूछा जाए कि ये कौन से इसके थे, यानी कि कौन से वंश से थे या कौन से कास्ट वाइज अगर पूछा जाए, ब्राह्मण वंश थे, राजपूत वंश थे, तो ये राजपूत वंश है। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें आते हैं कि देवराज के बाद अगर हम लोग बात करें तो ओंकार देव। देखिए सब नहीं ध्यान रखना है, ओंकार देव, क्या नाम था, ओंकार देव इस वंश का प्रतापी शासक था, प्रतापी शासक था। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, ओंकार देव के बारे में। इस वंश का ये क्या था, प्रतापी शासक था। इसके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट काम हुआ वो क्या हुआ कि इसने अपना केंद्र, अगर जैसे बात की जाए शासन का केंद्र बिहटा को बनाया। बिहटा कहां पर है, हाँ जी बिहटा कहां पर है, पटना के पास में। और क्यों फेमस है ये, यहाँ पर क्या होता है, ट्रेनिंग होती है। कहाँ, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, आर्मी जो कैंट होता है, कैंट एरिया है ये। बिहटा के बारे में अगर हम लोग, हाँ ये क्या है, हाँ पूरा आर्मी का ये, तो इसको कैंट एरिया ही कहा जाता है ना, इसको क्या कहा जाता है, कैंट एरिया कहा जाता है। तो ओंकार देव जब शासक बनता है तो इसने क्या किया था, समस्त, अब मान लीजिए जैसे इन्होंने क्या किया कि भोजपुर का पूरा क्षेत्र, मतलब इनके एरिया की बात करें भोजपुर, और केंद्र के रूप में, मतलब उसके अलावा अगर मेन सेंटर के रूप में इन्होंने क्या रखा अपना, बिहटा को इन्होंने अपना रखा एरिया। ओंकार देव के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि इस तरह की चीजें हम लोग क्या देखते हैं होती है, ठीक है।
अब आएंगे हम लोग कि देखिए जब ये लोग आते हैं तो इस टाइम पर जब उज्जैन वंश है, यानी उज्जैन वंश के रहते भर में उज्जैन वंश जब है तो साथ के साथ पैरेलल में इन्हीं क्षेत्र में मैंने बताया था चेरो वंश भी है, पैरेलल में कौन है, चेरो वंश भी है, ये भी साथ के साथ चल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में माना जाता है 1611 में क्या हुआ था, संघर्ष हुआ। संघर्ष इन द सेंस की युद्ध हुआ, ठीक है ना। और इस युद्ध में उज्जैनों ने क्या किया था, इन्हें चेरो को क्या किया, पराजित किया। चेरो को क्या किया, इन्हें पराजित किया, ठीक है। चेरो को उज्जैन डायनेस्टी ने क्या किया था, पराजित किया था। हाँ, चेरो को उज्जैन डायनेस्टी ने क्या किया था, पराजित किया था। और अगर हम लोग बात करें तो इनका मुगलों से संबंध ठीक था। और वैसे भी देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो राजपूत से जो संबंध थे, अलायंस की बात करें तो मुगलों के समय पर संबंध काफी अच्छा हो जाता है। तो अब आप ही बताइए, उज्जैन वंश से मुगलों का संबंध अच्छा रहेगा या खराब रहेगा? इस टाइम पर जैसे 1611 में युद्ध हो रहा है तो मुगल्स इसको इनकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे? मेरा सवाल यही है कि इनके ये जो है उज्जैन डायनेस्टी जो है इसकी मदद जो है मुगल करेंगे या नहीं करेंगे? उज्जैन वंश जो है, अच्छा क्या, अच्छा ऑफ कोर्स करेंगे। हाँ, तो बस ये ध्यान रखना, ये उज्जैन वंश जो है यानी ये जो इसमें पराजित हुए तो ये माना जाता है कि मुगलों की मदद से क्या रहा, इनकी स्थिति काफी ज्यादा, हाँ इनको हेल्प मिल गई। कहाँ से, यहाँ से, यानी कि जो मेन सेंटर था आपको जो मुगल से, इन लोगों से मदद मिल गई और इन लोगों ने क्या किया, इन्हें पराजित किया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, चेरो वंश जो था वो डिफीट हो जाता है। और फाइनली उज्जैन डायनेस्टी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग शासक बन करके ये पूरा बक्सर, डुमरांव, जगदीशपुर वाले एरिया में इन लोगों ने क्या किया, शासन किया। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, 1611 के बाद अगर हम लोग देखें तो इनका जो क्षेत्र था वो उसका विस्तार बक्सर हो गया, डुमरांव हो गया, ठीक है, जगदीशपुर हो गया। इन सभी क्षेत्र में हम देखते हैं क्या, उज्जैन वंश का शासन रहता है। उज्जैन वंश का शासन रहता है। चलिए क्लियर है ये? तो ये था बेसिकली क्या है, अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको बस एक दो चीज ध्यान रखना है इस डायनेस्टी के बारे में कि देवराज इसका क्या था, मेन शासक था। संतन सिंह के नाम से उसने क्या किया था, रूल किया था। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके बारे में उसके बाद कि ओंकार देव जब आता है तो, और भोजपुर जो है, भोजपुर को एस्टैब्लिश किसने किया था, देवराज ने किया था। नेक्स्ट बात अगर की जाए तो इसमें एक शासक आता है जिसका नाम था ओंकार देव। इसने क्या किया था, इसने बिहटा को अपना केंद्र बनाया। बिहटा आप लोग भी जान रहे हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि उज्जैन वंश या राजपूत वंश, दोनों के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। इस वंश को किस नाम से कहा जाता है, उज्जैन वंश या फिर राजपूत वंश, या फिर राजपूत वंश, ठीक है, या फिर राजपूत वंश। बक्सर, डुमराव, जगदीशपुर, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें ना तो जो हमारा ये हाँ जो ये, ठीक है, ये आ जाइए यहाँ पर। अगर आप आ जाइए तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो ये इधर वाला जो बेल्ट हुआ, ठीक है, गया वाला जो बेल्ट हुआ, तो ये सब क्षेत्र में इनका जो है। अब इसके रिगार्डिंग अगर आप बोलेंगे मैम क्वेश्चंस कैसा होगा, तो देखिए अब अभी हम इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपके सामने दे देते हैं। तो क्वेश्चन से आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन आप आ जाइए कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से बिहार के उज्जैन वंश का क्षेत्र कौन सा था, ठीक है ना। आपको बताना है कि एरिया बताना है। चलिए अब इसमें आ जाइए आप, पूरा भोजपुर से बिहटा तक। बी में आ जाइए मिथिलांचल, ठीक है। सी में आ जाइए चंपारण, ठीक है। डी में आ जाइए आप भागलपुर। चलिए बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर, उज्जैन वंश का क्षेत्र कौन कौन सा होना चाहिए? हाँ ठीक है, जो भी लोग आंसर दे रहे हैं इसका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। जो भी लोग आंसर दे रहे हैं इसका सही आंसर दे रहे हैं।
कि इसका जो एरिया, अगर इसके एरिया की बात अगर हम लोग करें तो हम लोग क्या देखते हैं, इसके एरिया की अगर हम लोग बात करें तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हाँ आ जाइए, क्षेत्रों में कौन सा एरिया है, भोजपुर बिहटा वाला जो क्षेत्र है वो इनका क्षेत्र था, मिथिलांचल नहीं था इनका क्षेत्र, भागलपुर भी नहीं था, चंपारण भी नहीं था, तो ये क्षेत्र हो गया। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा उज्जैन वंश के बारे में या राजपूत वंश के बारे में, इन्हें ही कहा जाता है। आप लोगों का ना 2 टॉपिक आई गेस रह गया है, लेकिन इसमें कुछ चीजें ना, या फिर एक काम करते हैं, चलिए पहले एक बात बताइए, यहां तक क्लियर है ना, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। हाँ यहां तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ क्या कर रहे हैं, क्या ना है, सुन ही नहीं पा रही हूं मैं आप लोगों की आवाज, ठीक है, मैंने सच में, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, सॉरी फॉर दैट, आई एम नॉट लिसनिंग दैट व्हाट आर यू सेइंग राइट नाउ, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। क्या चीज क्या होता है? हाँ सामंत पूछ रहे हैं, अच्छा फ्यूडल्स पूछ रहे हैं। देखिए सामंत कहा जाता है कि जो शासक से भी कई बार क्या हो जाते थे, स्ट्रांग हो जाते थे, इनकी अपनी सेना होती थी। अच्छा समकालीन पूछ रहे हैं, कंटेम्प्ररी अगर हो गया तो सत्यम, जैसे आप अभी क्लास कर रहे हैं, आप अगर कमेंट में चेक करिएगा तो देव प्रकाश भी आपके साथ साथ क्लास कर रहे हैं, तो आप लोग क्या हुए, समकालीन हुए, समझ गए। कंटेम्प्ररी का मतलब ये होता है समकालीन, यानी कि उस टाइम पे आपके साथ साथ में, यानी उसी समय काल में वो भी एग्जिस्ट कर रहा हो, वो भी रह रहा हो, उसे ही कहा जाता है समकालीन या फिर कंटेम्प्ररी। सम का मतलब होता है नजदीक, कालीन यानी उस काल में मेरे साथ साथ, ठीक है ना, उस काल में मेरे साथ साथ। क्या सामंत पूछ रहे हैं ना आप? हाँ हाँ फ्यूडल्स पूछ रहे हैं ना। देखिए फ्यूडल्स के बारे में, हाँ हाँ मैं समझ गई, फ्यूडल्स आप पूछ रहे हैं सामंत कौन होते थे। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए ये हो गया राजा, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए हो गया राजा, ठीक है ना। तो राजा क्यों शक्तिशाली होता है भाई, क्योंकि इसकी अपनी सेना होती है, ठीक है ना, और क्या होता है कि अपार धन संपत्ति होता है, अपार धन संपत्ति होता है अगर बात करें, ठीक है। लेकिन अब बात करेंगे सामंत, अब इन्हीं के नीचे होते थे सामंत, राजा के नीचे सामंत होते थे। इनके साथ क्या संपत्ति है, इनके पास भी क्या है, अपनी सेना है। अगर हम लोग बात करें तो इनकी क्या विशेषता है, इनकी भी अपनी सेना है, इनकी भी क्या है, अपनी सेना है। और साथ साथ हम लोग क्या देख रहे हैं, अपनी सेना तो है ही, उसके अलावा क्या है, धन संपत्ति भी है, इनकी धन संपत्ति है। इसके पास क्या है, सेना है लेकिन कम है, समझिएगा, ठीक है ना। अगर कोई यहाँ पर अटैक किया, कोई आक्रमणकारी अटैक कर रहा है, जैसे मान लीजिए किसी ने आक्रमण किया, किसी शासक ने, जब इसने अटैक किया तो इसने अपने सामंत से कहा कि हमको तुम क्या करो, कृपया करके अपनी सेना भेजो। तो अगर आपकी डिपेंडेंसी किसी ऐसे व्यक्ति के नीचे हो जाती है जो आपको मिलिट्री का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, तो स्ट्रांग कौन होगा बताइए, सामंत होंगे या राजा स्ट्रांग होगा? अगर आपकी सहायता कोई सेना दे करके कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सामंत है वो ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, है ना। तो बस यही समझना है, सामंतों की स्थिति इसलिए मजबूत हो चुकी थी क्योंकि इनके पास क्या था, अपार धन संपत्ति हो चुकी थी, इनकी अपनी सेना होती थी, और कई बार ये क्या करते थे, तख्ता पलट तक करवा देते थे। तख्ता पलट, अब ये जो चाहेंगे वैसा होने लगता था कि हाँ भाई अब राजा को हम चाहें तो पलट सकते हैं। हाँ सामंत बेसिकली वही थे। तो बस ध्यान रखना है कि इंडिया में और बाहर के जो फ्यूडलिज्म है दोनों में फर्क है। भारत में सामंती स्वरूप इतना विकराल रूप नहीं था, लेकिन हाँ गुप्त काल के बाद जो हम देखते हैं सामंती प्रवृत्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि भारत में बाहर के आक्रमणकारी आए, इनकी यूनिटी खत्म हो गई, राजा कमजोर हो गए और सामंत जो थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे, जिसके कारण भारत में जो हम देखते हैं कि बाहर के जो आक्रमणकारी हैं या तुर्क सत्ता जो स्थापित हुई, इसका कारण यही था कि यहाँ के शासकों का कमजोर होना और सामंतों का मजबूत होना, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। चलिए इसमें अब हम लोग ना, अब एक लास्ट हम लोगों का जो रह गया है, मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा ना जो मेन चीजें पूछ लिया जाता है आप लोगों का, जैसे जैन धर्म, देखिए भाई कल से ना आप लोगों का जो है मेडाइवल कल चलेगा, और उसके बाद जो रेस्ट क्लासेस हैं, ज्यादा मेडाइवल में है भी नहीं, मेन शेरशाह सूरी का ही हम लोगों को पढ़ना होता है।
तो कल की क्लास में आप लोग का मेडिवल नहीं, ज़्यादा है ही नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाए। उसके बाद आप लोग का जो मॉडर्न हिस्ट्री से है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है शिल्पी, मुझे तो आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में ही मुझे मजा आता है। टीचर के लिए बच्चों की समस्या का समाधान ही सबसे बड़ा क्या होता है, ठीक है, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म। तो बस यहाँ पर ना आप लोगों को देखिए, जैसे पीटी पर्पस से बात करें, अगर मेंस के पर्पस से बात करें तो बहुत सारी चीजें हम लोग इस पर डिस्कस कर सकते हैं, है ना, कि इनका आत्मा में विश्वास है, इनका नहीं है, इनका पुनर्जन्म में विश्वास है, नहीं है, ये कर्म के आधार पर मानते हैं, ये कर्म के आधार पर नहीं मानते। तो ये हो गया पूरा एक बड़ा फैक्चुअल, अगर जो हम लोग बात करें कॉन्सेप्चुअल, तो वो जाएगा आपको मेंस के कॉन्सेप्ट में। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, अगर इसका कंपैरेटिव स्टडी अगर हम करते हैं, कि अगर उस हिसाब से देखें कि किसका क्या है क्या नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे इनका मान लीजिए जन्म, जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग है, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग है, जन्म, डेथ, मतलब सॉरी, इनका बर्थ कब हुआ था, ऐसे इसे ना अभी इसी कंटेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जो एग्जाम के कंटेक्स्ट में पीटी ओरिएंटेड थोड़ा सा क्या रहे आपका। हाँ, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, अगर जैन धर्म के महावीर स्वामी की बात करें तो इनका जन्म हम लोग कब देख रहे हैं, 540 ईसा पूर्व। इनका जन्म कब हो रहा है, 540 ईसा पूर्व। और अगर हम लोग भगवान बुद्ध के बारे में बात करें तो इनका जन्म हम लोग कब देख रहे हैं, 563 ईसा पूर्व। जो क्वेश्चंस आपके पीटी के रिगार्डिंग आते हैं, अब इसमें आ जाएगा कि पिताजी का नाम क्या था, ठीक है, यहाँ पर आ जाइए पिता का नाम, यहाँ पर आ जाइए माता का नाम, ये सब क्वेश्चंस जो पूछते हैं, पिता का नाम, यहाँ आ जाइए माता का नाम, ये कॉमन है, ठीक है ना, और आ जाइए पत्नी का नाम। जो आपके पीटी में कुछ जो इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रिगार्डिंग, मैं उसके ही कंटेक्स्ट में क्या कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ। अब बौद्ध धर्म में बात करें तो पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन, शुद्धोधन, ठीक है ना। माता की बात करें तो माता का नाम था महामाया, लेकिन इनकी डेथ हो गई थी, महामाया इनकी डेथ हो गई थी इनके जन्म के 7 दिन बाद ही। तो इनकी पूरी की पूरी जो पालन पोषण आप कह लीजिए, या इनका जो देखभाल है वो किसने किया था, पहले लिख लीजिए इसे, उसके बाद में सारी चीजें आप लोगों को थोड़ा सा और क्या कर देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ, ठीक है ना। तो ये हम लोग देखते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो यशोधरा, इसको ना नोट डाउन करते जाइएगा। ये ना पीटी के पर्पस से, स्पेशली आपके बिहार के पीटी के कंटेक्स्ट में क्या है, ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है। हाँ, ठीक है, तो कुछ जो चीजें हैं वो क्या करना है इनका। अगर बात करें पिता क्या नाम है इनके, सिद्धार्थ, ठीक है। माता का क्या नाम था, त्रिशला। और पत्नी ये यशोधरा थी, ये यशोदा थी, यशोदा, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, इनका जो पुत्र था उसका नाम था राहुल। ये छोटा छोटा ना कुछ पीटी के फैक्ट्स हैं। अब इनके बारे में बात करें तो जो इनकी जो पुत्री थी, ठीक है ना, उसका नाम क्या था, प्रियदर्शना। इनकी पुत्री क्या थी नाम, इनकी पुत्री का नाम था क्या, प्रियदर्शना, प्रियदर्शना। और जो इनका दामाद हुआ यानी कि उसका नाम था जामाली, यानी हिज सन इन लॉ, उसका क्या नाम था, जामाली। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, अगर जैसे आप लोग के दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम बौद्ध धर्म पहले आया, जैन धर्म पहले आया, कौन पहले आया भाई, जरा बताइए। हाँ, कौन सा धर्म पहले आया बताइए। अच्छा, उल्टा लिख दिए हैं, रुकिए। हाँ, जैन धर्म पहले आया, इसके क्या एविडेंसेस है बता सकते हैं आप लोग, किस बेस पे कह सकते हैं। हाँ जी, अब ये बताइए, जिसके दिमाग में क्वेश्चन चलता है कि दोनों धर्मों में से पहला कौन सा धर्म आया, बताइए भाई। समकालीन है। अच्छा, एक चीज बताइए, महावीर स्वामी कितने नंबर के तीर्थंकर थे,
24 नंबर के थे। तो अच्छा एक बात बताए, हाँ मैं समझ गई, अगर ये 24 नंबर के तीर्थंकर थे तो इसका मतलब है कि 23 तीर्थंकर इनसे पहले रह चुके थे, है ना, है ना। तो जब 23 तीर्थंकर इनसे पहले रहे हैं तो इसका मतलब है कि जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से पहले है फिर, है ना। तो बस इसी तरह से समझिएगा कि ये अगर 24वें तीर्थंकर हैं, अगर इनके बारे में बात करें तो अगर ये 24वें तीर्थंकर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनसे पहले, यानी इनसे पहले 23 और रह चुके हैं, और वो 23 का अलग अलग काल होगा। तो इसका, और इनका जन्म हो रहा है 563 में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैन धर्म पहले था। बस ये चीज ध्यान रखना है, इसका मतलब ही ये हुआ। और जब आपको भी पता है कि बौद्ध धर्म तब आता है जब गौतम बुद्ध आते हैं। गौतम बुद्ध से पहले तो कोई आपको बौद्ध धर्म नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखता है ना बौद्ध धर्म के कोई भी साक्ष्य। जब गौतम बुद्ध आते हैं तभी बुद्धिज्म क्या होता है, वो होता है, यानी क्या कहते हैं, मतलब आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर ध्यान रखा जाए तो क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, बहुत ही इजी। हाँ, क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये जैन धर्म में मैंने लिख दिया है क्या? एक मिनट, जैन धर्म में महा, अच्छा, सॉरी, मुझे ध्यान था कि मैं ऊपर, मैंने देखा नहीं था। यहाँ आ जाइए, ये इसको इधर कर लीजिएगा ना, चलिए इसको इधर कर लीजिए और यहाँ पर कर लीजिएगा इसमें। कुछ गड़बड़ हो गया, रुक जाइए। हाँ, ऊपर से चेंज कर देते हैं, सही कह रहे हैं, रुक जाइए। ऊपर से ही चेंज हो जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। ये जो जैन धर्म है ना, इसको बौद्ध धर्म कर लीजिए, और ये जो बौद्ध धर्म है इसे जैन धर्म कर लीजिए। ठीक है, इसे कर लीजिए आप लोग बौद्ध धर्म। थोड़ा सा डेट का बस फर्क होगा, अभी मैं कर दे रही हूँ। और इसे कर लीजिए जैन धर्म, जैन धर्म। ठीक है ना। अब आ जाइए इसमें, देखिए अब जैसे बौद्ध धर्म के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 563 में, कहीं कहीं पे कुछ चीजें जो ठीक करनी है। बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो 563 इनका हो गया और 540 इनका हो गया, 540। ठीक है, अब आइए इनके पिता के बारे में अगर हम लोग बात करें। हाँ, बौद्ध धर्म के तो शुद्धोधन, कुछ चीजें फिर यहाँ से यहाँ पूरी लिखनी पड़ जा रही, रुक जाइए, कोई बात नहीं। आप लोग मुझे बीच में ही क्यों नहीं बताए थे, हैं? चलिए आ जाइए, शुद्धोधन। ठीक है, हाँ, और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया नाम था। यहाँ पर आ जाइए, इनके पिता का नाम थोड़ा सा क्या कर लीजिए, सुधार लीजिए। यहाँ पे ये इधर से उधर शिफ्ट हो गया एक्चुअली। ठीक है, सिद्धार्थ। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना है। यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, और हाँ बिल्कुल जैन। चलिए अब ठीक है, तो अब देखिए कुछ चीजें आपको समझा देती हूँ। यहाँ क्या हम लोग बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। इनका अगर एक बात अगर पूछा जाए कि ये क्रांति कब हो रही थी, तो ये हो रही थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कब हो रही थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। बिहार के कंटेक्स्ट में ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिहार के कंटेक्स्ट में ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, सिद्धार्थ से ये गड़बड़ है। बिहार के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों धर्मों का जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है? वो बिहार में है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो धर्म आया तो ये एक तरीके से जो ऑलरेडी पहले एक ब्राह्मण धर्म जो चल रहा था उसके अगेंस्ट में ये क्या था? जवाब था। जवाब इन द सेंस कि एक जवाब ये था कि भाई एक धर्म ऐसा भी है जिसमें लोग क्या हो सकते हैं, बिल्कुल सेकुलर होके काम कर सकते हैं। यहाँ ना कोई शूद्र होगा ना कोई ये, सभी एक जैसे होंगे और सबके लिए क्या होगा? सबके लिए एक जैसी कंडीशन क्रिएट रहेगी, तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं आएगी। ये चीज हम लोग देखते हैं। अब आते हैं हम लोग इसमें थोड़ा सा बौद्ध धर्म के इसके बारे में बात कर ले, इनके बारे में, यानी बुद्धिज्म के बारे में बात करें कि बौद्ध धर्म का है क्या, मेन चीजें इसमें क्या बोली गई हैं। बौद्ध धर्म अगर बिहार के संदर्भ में हम लोग बात करें कि क्या इसका बिहार के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करेंगे कि इसका क्या बिहार के संदर्भ में कि बौद्ध धर्म का क्या क्या मतलब इसका क्या है मेनली, तो इस धर्म का मेनली हम लोग क्या देखते हैं कि इस धर्म की उत्पत्ति ही हो रही है यहाँ पर। इस धर्म की उत्पत्ति कहाँ पर हो रही है? बिहार में, बिहार में। ठीक है, अब आ जाइए इनके बारे में अगर बात किया जाए कि गौतम बुद्ध के बारे में।
हाँ, गौतम बुद्ध के बारे में अगर हम लोग बात करें कि गौतम बुद्ध जो हैं इनके बारे में अगर बात किया जाए तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो थे ये कौन से कुल से थे, कुछ चीज़ें इनके बारे में, जैसे इनका कुल क्या हुआ, कुल इन द सेंस क्लैन, इसको अगर हम लोग बात करें व्हाट इज हिज क्लैन, क्लैन इन द सेंस कि ये किससे थे, ये शाक्य कुल से थे, ये किससे थे, ही वॉज बेसिकली शाक्य क्लैन, शाक्य क्लैन। और एक चीज और है, शाक्य क्लैन ये कौन से ये हुए, ये किसे, क्षत्रिय थे, ये क्या थे, क्षत्रिय थे, ठीक है ना, क्षत्रिय थे। और कहाँ हम देखते हैं कि नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर, इनका जो एरिया था वो कहाँ था, नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर, लुम्बिनी नामक स्थान पर हम क्या देखते हैं कि इनका जो जन्म वगैरह होता है वो कहाँ पर हो रहा है, लुम्बिनी नामक स्थान पर। यानी नेपाल का क्या है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इनका ये क्या था, एक तरह से जो मूल जो क्षेत्र था, हाँ, उसे सही कर दिया गया है। पीयूष क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ जी पीयूष, गलत लिखे नहीं है, वहां पे जो हेडिंग था वो थोड़ा सा क्या हो गया था, चेंज हो गया था, क्योंकि एक साथ बताने में, दोनों को एक साथ बताने में क्या हुआ था, थोड़ी सी चीजें इधर उधर मिस हो गई थी। हाँ जी पीयूष, समझ रहे क्या बोल रही हूं मैं? थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा कॉपरेट करना चाहिए, जब टीचर लिख रहा हो तो मे भी हो सकता है थोड़ा सा हेडिंग इधर उधर हो जाए, हाँ, तो उसके लिए क्या कहते हैं, एक बात की जाती है कि बहुत ज़्यादा लकीर या फ़कीर नहीं बने जाते हैं, ठीक है, कि कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें कहीं कहीं पे, और फिर मैंने उसके बता भी दिया कि मैं दोनों को कंपैरेटिव, जैसे कहीं कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, तो ये थोड़ा सा क्या करना है आप लोगों को, थोड़ा सा अपने दिमाग में फिक्स रखना है, ठीक है ना। जैसे जन्म हो गया, उनका क्षेत्र कौन सा हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये लोग पूछते हैं। तब बात करें कि देखिए बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये खुद ही क्या थे, एक तरह से राजे रजवाड़े के परिवार से ये ऑलरेडी थे, ये खुद ही राजकुमार थे। इनके बारे में कुछ स्टोरीज है, स्टोरीज ये है, नहीं मैसेज मिल जा रहा है पीयूष आपका, कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, इनके बारे में देखिए कुछ स्टोरीज ये बताई जाती है कि इनके बारे में स्टार्टिंग में ही किसी ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी कि इनका जो बेटा है वो क्या होगा, सन्यासी निकलेगा। तो इनके जो पिता थे उन्हें ऑलरेडी क्या हो गया था, डर हो गया था कि अगर मेरा पुत्र कहीं ना सन्यासी बन जाए, इस वजह से इन्होंने अपने पुत्र को कभी जल्दी बाहर जाने ही नहीं दिया महल से, ठीक है। तो एक बार किसी तरह से क्या हुआ, ये निकले तो इन्हें कुछ चीजें दिखाई दी, कुछ चीजें इन द सेंस कि एक मरा हुआ व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है ना, और एक सन्यासी। तो इस तरह के कुछ लोग उन्हें दिखाई दिए, जिससे क्या हुआ, गौतम बुद्ध के दिमाग में, मस्तिष्क में कुछ चीजें आई कि भाई दुनिया में जो है ना, हर तरफ क्या है, दुख ही दुख है। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जो स्पेशली बौद्ध धर्म का था, जो कॉन्सेप्ट है वो ये था, सर्वम दुखम, हर जगह क्या है, दुख ही दुख है, ठीक है ना। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा था कि हम मध्यम मार्गी से, इसका मध्यम मार्ग से हम क्या कर सकते हैं, इसका निदान कर सकते हैं। मध्यम मार्ग को इंग्लिश में कहा जाता है मिडिल पाथ, मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग को हम लोग क्या कह सकते हैं, मिडिल पाथ, यानी मध्यम मार्गी बन करके हम क्या कर सकते हैं। नहीं, आपका मैसेज आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। मध्यम मार्ग का मतलब होता है कि हम मिडिल पाथ अपना करके अपने जीवन में समस्याओं का निदान कर सकते हैं। ये किसने कहा था, ये गौतम बुद्ध ने कहा था। और इसके लिए इन्होंने कहा था कि अगर इस मिडिल पाथ को आपको फॉलो करना है तो आपको करना क्या होगा, आपको अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा। अष्टांगिक मार्ग का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं 8 फोल्ड पाथ, ठीक है ना, 8 फोल्ड पाथ। तो इनका कहना ये था कि देखिए हमारे जीवन में, मैंने गौतम बुद्ध का जो मेनली यही थॉट यही था कि इंसान के जीवन में क्या है, दुख है, ठीक है, दुख है तो दुख का कारण है। कारण क्या है भाई, कारण है हमारी तृष्णा, तृष्णा इन द सेंस डिजायर, हमारी इच्छा। और इसको अगर कंट्रोल में लाना है तो हमें क्या करना होगा, मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। ये किसने बताया था, ये बताया था गौतम बुद्ध ने, कि दुख है तो दुख का कारण है, कारण अगर है तो उसका कारण क्या है, तृष्णा है, तृष्णा इन द सेंस डिजायर है। और अगर हम लोग बात करें कि इस तृष्णा पे कंट्रोल करना है तो हमें करना क्या होगा, हमें मध्यम मार्गी बनना होगा। और उस मध्यम मार्गी के लिए इन्होंने जो रास्ता सुझाया वो था रास्ता कौन सा, अष्टांगिक मार्ग का, ठीक है ना। वो रास्ता कौन सा था, वो रास्ता था अष्टांगिक मार्ग का।
ये बेसिकली किसके द्वारा दी गई शिक्षा थी? ये शिक्षा दी गई थी गौतम बुद्ध के द्वारा। एक जगह आप लोगों को क्वेश्चन किया जाता है कि शाक्य मुनि के नाम से कौन जाने जाते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों का आता है, शाक्य मुनि के नाम से कौन जाने जाते हैं? शाक्य मुनि, शाक्य मुनि के नाम से कौन जाने जाते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, शाक्य किसको बोला जा रहा है, शाक्य क्लैन से कौन से थे। दो डिफरेंस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि अगर हम बात करें कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल से थे। अच्छा, वो आपने तब भेजा था जब मैं लिख रही थी, ओके ओके, समझ गई पीयूष, कोई समस्या नहीं है, मैं समझ गई, ठीक है, ओके ओके मैं समझ गई, कोई समस्या नहीं है, मैं समझ गई। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि गौतम बुद्ध के बारे में, तो ये था जो उन्होंने बताया है ना, ये क्या था, ये उन्होंने जो बताया है कि क्या क्या तो जब मैंने क्या बताया कि जब इन्होंने गृह त्याग किया था, कुछ चीजें ध्यान रखना होगा कि गौतम बुद्ध से संबंधित जो चीजें हैं, जैसे कि इनके लाइफ में जैसे इन्होंने घर छोड़ा, ठीक है, इनको ज्ञान मिला, तो इन सबको क्या किया गया, सिंबल के माध्यम से बताया गया है। तो अभी पहले ये समझ लीजिएगा, जब इन्होंने गृह त्याग किया, यानी जब इन्होंने घर छोड़ा था, मेनली अगर पूछा जाता है कि क्या क्या इन्होंने देखा था जिससे इनका मन बदला। अब पता नहीं आपका नहीं मन बदल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग तो रेगुलर देखते हैं वृद्ध व्यक्ति, ठीक है ना, वृद्ध व्यक्ति आप लोग हमेशा देखते हैं, नहीं देखते हैं, कोई ओल्ड एज का जो ह्यूमन है वो आपको हमेशा दिखाई देता होगा, बीमार व्यक्ति, ठीक है ना, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, यानी एक डेथ इंसान, और एक सन्यासी, आपने तो इन चारों को देखा होगा। आज तक मन बदला है कि नहीं बदला आप लोगों का? नहीं बदला तो यानी कि गौतम बुद्ध नहीं है, हाँ ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये कि सब ठीक है आप लोग की लाइफ में, है ना। ये बेचैनी उन्हें ही हो सकती है जिनको ईश्वर जो है वो क्या करते हैं, चयनित करते हैं कि आपको, अच्छा इंग्लिश में स्वाति, एक ओल्ड एज जो है, ओल्ड मैन, ठीक है स्वाति, नेक्स्ट आ जाइए इल मैन, इल मतलब हो जाता है बीमार व्यक्ति, ठीक है ना। एक डेड मैन हम लोग लिख सकते हैं या डेथ लिख सकते हैं, हाँ डेथ लिख लीजिए, डेड मैन भी कर सकते हैं, मरा हुआ व्यक्ति या डेथ मैन। सन्यासी को जो है बेसिकली नहीं, बिल्कुल नहीं है, हाँ बचपन से देखते आए, आज तक कुछ भी मन नहीं बदला है, तो इसका मतलब ये है। हाँ जी, सन्यासी को क्या कहेंगे जरा बताइए आप लोग, सन्यासी को क्या कहा जाएगा कि वो एक सन्यासी है, जल्द से जल्द सभी आकांक्षाएं पूरी कर लेनी है, हाँ मॉन्क कह लीजिए उसको, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब एक बस ये, बट ये जो सन्यासी हुआ करते थे ना उस टाइम पे ढोंगी नहीं हुआ करते थे, एक चीज ध्यान रखिएगा, सेंट भी कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से लाइक सेंट, एक सेंट साधु को देखा इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये ढोंगी नहीं हुआ करते थे, ये लोग अच्छे लोग हुआ करते थे उस टाइम पर, ये चीज थोड़ा सा क्या करना है आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने क्या देखा था, 4 लोगों को देखा था और इससे इनका क्या हो गया, हृदय परिवर्तन हुआ, यानी कि एक तरह से इनके लाइफ का जो कहते हैं ना कि इनके लाइफ का यू टर्न हुआ। यू टर्न की बात अगर करें तो बदलाव आया, जो इनके जीवन में बदलाव आया किसे, तो इन्हें लगा कि इंसान, कोई भी इंसान बूढ़ा होगा ही होगा, बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, मरेगा ही मरेगा एक टाइम पे, और फिर लास्ट में उन्होंने देखा जो सन्यासी है वो सबसे ठीक है। तो उन्हें फिर लगा कि जीवन में जो है वो जो भी है, यानी कि एक तरह से अंतिम जो हमारा मार्ग होता है वो है कि सन्यासी बनना ही क्या है, बेहतर है। तो जब ये निकले यहाँ से गृह त्याग से, तो कुछ क्वेश्चन जैसे आपके इसके रिगार्डिंग बनते हैं कि जब इन्होंने गृह त्याग किया था, ठीक है, तो इनके सारथी कौन थे, जो घोड़ा, यानी कि सारथी कौन थे, चाण थे, ठीक है, और जो घोड़ा था इसका नाम क्या था, यानी जो हॉर्स था इसका नाम क्या था, दैट वाज कंथक, कंथक वाज द नेम ऑफ दैट हॉर्स, कंथक, ठीक है, कंथक। चाण क्या था, ये इनके सारथी का मतलब होता है कि जो हॉर्स राइडर जिसको हम बोल सकते हैं वही थे, ये जो घोड़े को चला रहे थे, जो रथ को चला रहे थे। जब ये घर छोड़ के जा रहे थे तो अब हम देखते हैं क्या, एक क्वेश्चन ये आता है कि चाण था और कंथक, और इनकी मुलाकात जो है रास्ते में फिर किससे होती है, क्वेश्चन एक ये आता है कि इनकी मुलाकात जो है वैशाली के समीप किससे हुई थी, तो अलार कलाम नामक एक आचार्य से इनकी मुलाकात कहाँ पर होती है, वैशाली के समीप अलार कलाम नामक आचार्य से,
कलाम नामक आचार्य से, आचार्य से इनकी क्या होती है, भेंट होती है। इनसे इन्होंने काफी क्या किया, तर्क वितर्क भी किया, सारी बातचीत की, लेकिन गौतम बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लगा कि नहीं, अभी मुझे कुछ और ढूंढना है। फिर ये क्या करते हैं, यहाँ से फिर ये आगे बढ़ जाते हैं। जब ये फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये जाते हैं और फिर वहीं बोध गया के निकट, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हाँ, बोध गया के निकट वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, देखिए 29 वर्ष में निकले थे, 6 वर्ष का टाइम लगा इन्हें, 35 साल में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया था और हाँ, 29 वर्ष में इन्होंने क्या किया था, गृह त्याग किया था, यानी घर को छोड़ा था। और उसके अलावा चैरियोटर, हाँ लिख सकते हैं। एक ऑलरेडी शेखर, एक और वो चलती है, क्या उसको कहते हैं, गोल्डन चैरियोट करके ऑलरेडी एक ट्रेन चलती है जो पूरा का पूरा साउथ इंडिया आपको क्या करती है, घुमाती है, गोल्डन चैरियोट करके, काफी फेमस है। कभी मौका मिले तो देखिएगा। जिस तरह से इंडिया में एक है ना पैलेस ऑन व्हील्स, बहुत खूबसूरत ट्रेन है, जस्ट लाइक दैट गोल्डन चैरियोट इज ऑल्सो ट्रेवलर आप कह सकते हैं, या टूरिस्ट ट्रेन है जो घुमाती है, और काफी एक्सपेंसिव ट्रेन है। खैर इसके बारे में छोड़ दीजिए, वो तो मैंने आपको बस बता दिया। हाँ हाँ हाँ, बोधि ट्री के नीचे इन्हें क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर आ जाए। अभी ये हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि वैशाख पूर्णिमा, यानी वो दिन कौन सा था भाई, दिन था वैशाख पूर्णिमा का। कौन सा दिन था, वैशाख पूर्णिमा का। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन सी नदी थी जी, हाँ जी कौन सी नदी थी, नदी कौन सी थी, जल्दी बताइए। निरंजना नदी, ठीक है ना। तो निरंजना नदी का आज के टाइम पे आधुनिक नाम क्या है भाई, फल्गु रिवर। निरंजना रिवर जो है, यहाँ पर वैशाख पूर्णिमा का दिन था। एक चीज ध्यान रखिएगा, 29 वर्ष की आयु में, यानी एट द एज ऑफ 29, 29 वर्ष, एट द एज ऑफ 29, कितने उम्र की बात कर रहे हैं हम लोग, एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज होम, इन्होंने अपना घर छोड़ा था, और 35 वर्ष की आयु में इन्हें क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, निरंजना नदी के निकट वैशाख पूर्णिमा का दिन था। पीपल जो वृक्ष है वो बेसिकली था क्या, यानी ट्री के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो वो ट्री कौन सा ट्री कहलाता है, उसको बोधि वृक्ष बोला गया है, क्योंकि गौतम बुद्ध को उस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए दैट्स व्हाई दैट ट्री इज नोन एज बोधि ट्री। इसको किस नाम से जाना गया, बोधि ट्री। और वो वो वृक्ष कौन सा था, पीपल वृक्ष था, पीपल वृक्ष था। अगर हम लोग बात करें तो वो कौन सा वृक्ष था, पीपल वृक्ष था, हाँ पीपल वृक्ष था। और इसी ज्ञान की प्राप्ति के बाद, जिसको ये जो ज्ञान मिला, इसको बेसिकली कहा जाता है एनलाइटमेंट। ये जो ज्ञान है, इसके बारे में इसके क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट, ठीक है ना। ये जो ज्ञान की प्राप्ति हुई इन्हें, तो इसके बाद ही ये क्या कहलाए, यह गौतम बुद्ध कहलाए। इसके बाद ये क्या कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए। आफ्टर दैट, आफ्टर एनलाइटमेंट ही वॉज नोन एज गौतम बुद्धा, गौतम बुद्ध कहलाए। ये किस नाम से कहलाए, गौतम बुद्ध के नाम से। ये किस नाम से जाने गए, गौतम बुद्धा, ठीक है ना। क्वेश्चन कभी आ जाए कि बचपन का नाम क्या था इनका, सिद्धार्थ नाम था बचपन का, लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये किस नाम से जाने गए, ये जाने गए गौतम बुद्ध के नाम से। ये किस नाम से जाने गए, गौतम बुद्ध के नाम से, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं कि हाँ भाई, इनको कौन सी नदी थी, पीपल वृक्ष था, बोधि वृक्ष था। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो हम क्या देखते हैं, उसके बाद इन्हें क्या कहा गया, इन्हें कहा गया, हाँ। तो अब आ जाइए यहाँ पर कुछ चीजें, जैसे आप देखिए इनसे जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, यानी कि जो भी इंसिडेंट्स है, उसको क्या किया गया है, नाम, टर्मिनोलॉजी दिया गया है, एक नाम दिया गया है, इट मीन्स टर्मिनोलॉजी। इट मीन्स टर्मिनोलॉजी, क्या दिया गया है, एक टर्मिनोलॉजी दिया गया है। अब वो टर्मिनोलॉजी क्या है भाई, वो टर्मिनोलॉजी क्या है, अब देखिए टर्मिनोलॉजी की बात करें, जैसे इन्होंने गृह त्याग किया, ठीक है ना, गृह त्याग अगर किया तो इस घटना को बोला गया महाभिनिष्क्रमण।
महाभिनिष्क्रमण. It means this incident was known as महाभिनिष्क्रमण. किस नाम से जाना गया ये? क्रमण. This incident was known as महाभिनिष्क्रमण. अब जब गृह त्याग किया था तब, ठीक है ना. उसके बाद जब, अच्छा टाइम हो चुका है. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ जी चलिए टाइम हो चुका है. अब बाकी जो रेस्ट थिंग है विल डिस्कस लेटर, यानी इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस रेस्ट थिंग्स. जो भी चीज़ें बच गई हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है अब. ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और कल वाली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं. ओके जी, ओके, थैंक यू.